This conference will now be recorded. नमस्कार। कोरोना कालीन लॉकडाउन में आयुर्वेदीय एवं आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन आयोजित इस आयुर्वेदीय अभ्यासमाला में आपका सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज का व्याख्यान जो है उसकी व्याख्याता है वैद्य गौरव डोंगरे। वो शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय राजकोट में वो अभी द्रव्यगुण रसायनशास्त्र अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। उनका आज का जो विषय है वो है वनस्पतियों की पहचान के साधन, यानी वनस्पतियां कैसी पहचानी जाए, उसमें डिफरेंशिएशन कैसा किया जाए और सुयोग्य वनस्पति कैसी चयन की जाए, ये उनका आज का विषय रहेगा। मैं गौरव सर को ऐसा अनुरोध करता हूँ कि वो आपका व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद सर। कोई भी अध्ययन स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी को वंदन करते हैं। तो ये मैं जिन जिन गुरुजी के पास जाके सीखा हूँ उनके नाम है वैद्य गिरीश शिर्के सर, वैद्य संजय पिंडसे सर, वैद्य विवेक साने सर। इन गुरुजियों के पास जाके जो कुछ भी सीखा है उनमें से कुछ चीजें अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ। आज का विषय हमने यहाँ पे डिसाइड किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वनस्पतियों की पहचान कैसे की जाए। तो उनके कुछ टूल्स हमारे शास्त्र में कहे हैं क्या, तो शास्त्र में जो चीजें हमारे पास है ग्रंथ में, उनका इस्तेमाल करके हम वनस्पति की निश्चिति कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, या किन किन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं, उनमें से कुछ चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ संदर्भ हमें ग्रंथ में मिलते हैं। अभी ये जो व्याख्यान आज हमने डिसाइड किया है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डॉक्टर रवि नारायण आचार्य जी के प्रेजेंटेशन जो मैंने सुना था 2 साल पहले, उनके आधार पे कुछ पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए थे। वनस्पति के आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीजें एज ए टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सर का थोड़ा सा गाइडेंस भी इसमें है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ चीजें हम चरक संहिता के पहले अध्याय में हमें मिली। तो ये श्लोक उसके बारे में है, औषधम अनभिज्ञातम नाम रूप गुणैः विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थायुक्त। औषधि जो है वो नाम रूप और गुण, इनके आधार पे आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। और किसी भी औषधि का अगर ऐसा ज्ञान आपको है तो वो अमृत की तरह कार्य करेगी, अगर नहीं है तो वो अनर्थायोग बनते, वो उपद्रव ही पैदा करेगी। क्या, उससे व्यापद ही आपको मिलेंगे। जैसे कि यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि अशनि यथा। विष, शस्त्र, अशनि और अग्नि, ये चीजें अगर योग्य प्रकार से आप यूज करते हैं तो अमृत के जैसे कार्य करने वाली, और अगर गलत तरीके से जो अगर ये होती है तो अनर्थ उत्पन्न करती है। ऊपर का जो श्लोक है उसका ही थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ करना है। तो औषध जो है वो अगर आपको उसकी पहचान है और उसको सोच समझ के आप इस्तेमाल करते हो तो वो अमृत की तरह कार्य करेगा। अगर औषध की पहचान ही नहीं है और जो मार्केट में मिलता है वो आप इस्तेमाल कर रही है, उसकी पहचान के बारे में कुछ आपने कुछ विचार उसके बारे में नहीं किया है, तो वो विष, शस्त्र, अग्नि और अशनि की तरह आपको शरीर का हनन करनी।
तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट ये चीज जो है बहुत जरूरी कही गई। उनमें भी ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, उसके बारे में किसकी सहायता ली है, उसके बारे में चरक कुछ कहते हैं। अविपाश्चैव गोपाश्चैव चान्य वनवासिनः, ये जो लोग है, अभी मीन्स जो भेड़ होती है, भेड़ बकरियां ये चराने वाले जो लोग होते हैं, सर अनम्यूट करा। समझ सकते हैं। हेलो देवदत्त सर, येतोय आवाज, बोला। आता येतोय? आधीचं काहीच ऐकायला नाही आलं, येतोय आता। पुन्हा सुरू करतो पहिल्यापासून। हम्म, आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो उसको शुरू करने से पहले हम गुरुजी का स्मरण यहाँ पे करेंगे। जो गुरुजी के पास में जाके सीखा हूँ वो ये गुरुजी है, वैद्य गिरीश शिर्के सर, वैद्य संजय पेंडसे सर, वैद्य विवेक सानी। तो इनके पास से जो कुछ भी सीखने को मिला है उसका थोड़ा सा भाग अभी हम शेयर करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ चीजें हमें चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में मिली। तो ये श्लोक उसके बारे में है कि आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है, क्यों नेसेसरी है। जैसे कि अगर योग्य प्रकार से आइडेंटिफाई किया हुआ जो औषधि है, जो द्रव्य है, वो अमृत की तरह कार्य करने वाला हो, अगर वो ही आपने ठीक से उसको पहचान नहीं की है और गलत चीज आपने इस्तेमाल की है, तो विष की तरह, शस्त्र की तरह या अशनि की तरह या फिर अग्नि की तरह वो शरीर को मारक साबित होता है। तो ये चीजें आइडेंटिफिकेशन का महत्व प्रस्थापित करने वाले श्लोक ये हमें बताती है। जैसे कि औषधम ही अनभिज्ञातम नाम रूप गुण सिद्धि विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। जो औषधि आपको नाम रूप और गुण ये तीनों तरीके से अगर पता नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, तो या फिर अगर इसकी पहचान होने के बावजूद भी गलत तरीके से आप यूज कर रहे हैं रुग्ण के लिए, तो वो अनर्थ उत्पन्न करता है, रुग्ण में व्यापद ही उत्पन्न करता है। तो ये औषधियां जो है इनकी पहचान करने के कुछ साधन चरक भी बताते हैं। जैसे अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्य वनवासिनः, ये जो लोग होते हैं भेड़ या बकरियां चराने वाले, वन में उनके साथ में घूमने वाले, इनको औषधियों का ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान जो है वो नेचुरली ही पैदा होता है। तो इसके लिए वनस्पतियों की पहचान के लिए इन लोगों की सहायता लेने के लिए चरक निर्देश इस तरीके से नाम रूपाभ्याम। अगर आप कहीं भी वनस्पतियां देखने के लिए जाओ तो लोकल लैंग्वेज में कुछ तो उसको नाम होता है और कुछ उसके गुण भी होते हैं, तो वो ट्रेडिशनली लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनकी जानकारी हम वहाँ पे जाके उनसे ले सकते हैं। वैसे ही न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधीनां परां प्राप्तिं कश्चित् वेदितुमर्हति। सिर्फ नाम और रूप उसका ज्ञान होने से भी उसका कुछ फायदा नहीं है, उसके गुणों का भी ज्ञान आपको होना है, तभी आपको वो वनस्पति वो द्रव्य चिकित्सा में आसानी से प्रयोग करने के लिए कारगर साबित हो।
तो ये जो कुछ श्लोक है चरक के सूत्र स्थान में, ये आइडेंटिफिकेशन का इम्पोर्टेंस आपको बताते हैं। श्रीवत्स शर्मा जी ने द्रव्य गुण की एक व्याख्या की है। द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुणकर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणं हितः। एक 2 साल पहले रवि नारायण आचार्य सर का एक लेक्चर हुआ था आइडेंटिफिकेशन टूल्स के बारे में। तो उनमें से कुछ चीजें यहाँ पे मैंने, ये श्लोक मुझे उनके स्लाइड में मिला था। तो द्रव्य गुण किसे कहते हैं उसके बारे में आचार्य श्रीवत्स शर्मा जी ने ये श्लोक यहाँ पे दिया था। द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः। द्रव्य का नाम रूप गुण कर्म इन सभी तरीके से, या फिर प्रयोग भी, तो इन तरीकों से द्रव्यों का जो इस शास्त्र में अभ्यास किया जाता है उसको हम द्रव्य गुण। तो इसमें भी नाम रूप जो है वो सबसे पहले आता है। आइडेंटिफिकेशन का जो पार्ट है वो सबसे पहले आता है। आप द्रव्य चिकित्सा में तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब उसकी ठीक तरीके से पहचान आपको। तो ये समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। नाम रूप विज्ञान में क्या क्या चीजें आती है, तो नॉमेनक्लेचर है। अगर मॉडर्न साइंस जो है बॉटनी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार करें तो टैक्सोनॉमी का यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर, हमारी खुद की नॉमेनक्लेचर की सिस्टम बहुत बड़ी है आयुर्वेद के हिसाब से वनस्पतियों को नाम लेने के लिए, वो तो हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा सहायता वनस्पति को निश्चित करने के लिए हमें टैक्सोनॉमी के लिए भी यहाँ पे लेनी होती है। मॉर्फोलॉजी जो है स्वरूपात्मक वर्णन में ग्रंथ में कहाँ कहाँ पे मिलता है उसके बारे में भी कुछ रेफरेंसेस हमें निकालने पड़ते हैं उस वनस्पति की पहचान तक जाने के लिए। तो इसमें सिनोनिम्स जो होते हैं, पर्यायी नाम जिसे हम कहते हैं, वो एक की फैक्टर की तरह सामने आता है वनस्पति का आइडेंटिफिकेशन करने। बहुत सारे सिनोनिम्स जो है वो वनस्पति का स्वरूप वर्णन करते हुए हमारे सामने, मॉर्फोलॉजी जो प्लांट की होती है वो सिनोनिम के जरिए हमारे सामने आती है। तो ये क्या क्या चीजें हैं हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में देखेंगे। मॉडर्न साइंस में जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, बॉटनी में जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हम देखते हैं, तो उसमें अभी सबसे पॉपुलर चीज जो है जो अभी सभी जगह पे फॉलो होती है वो कार्लिनियस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो उनमें भी इन चीजों का हमें ज्यादातर हमारे सामने आती है। एक जीनस है, स्पेसीज और फैमिली। ये 3 चीजों के कैरेक्टर्स हमें थोड़े बहुत अगर पता हो तो हम आइडियल प्लांट तक पहुंचने में उसकी सहायता ले सकते हैं। तो बॉटनी का यूज कब करना है, कौन से स्टेज में करना है, इसका भी हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। पहले तो हमें वनस्पति का निश्चय ग्रंथ के आधार पे ही करना है, लेकिन उसको फाइनलाइज करने के लिए थोड़ी बहुत हमें जरूरत इन टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स की भी लेनी पड़ती है। वनस्पति का एक सामान्य वर्गीकरण हम करते हैं आयुर्वेद में। द्रव्यों का वर्गीकरण और डिटेल में हमने पढ़ा है, सेकंड ईयर में द्रव्य गुण विज्ञान में भी पढ़ा है हमने। वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और ये औषधि, ये 4 प्रकार तो हमने पढ़े हैं। लेकिन बाहर फील्ड पे जाने के बाद सामान्यतः वनस्पति का इन 4 ग्रुप्स में हम वर्णन कर सकते हैं। स्वरूप के बारे में, वृक्ष, चुप, लता और गुल्म, इन टाइप से हमें वनस्पति का स्वरूप फील्ड में जाके फील्ड में अगर गए तो देखने को मिल सकता है। प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन या फिर निरीक्षण। प्लांट्स आप तभी आपके दिमाग में उसका प्रिंट कर पाओगे जब वो आंखों के थ्रू आपके दिमाग में पहुंचेगा। आंख का फंक्शन जो होता है, मॉडर्न साइंस में थोड़ा सा आंख का फंक्शनिंग देखो तो वो कैमरा की तरह हो। वो नेचुरल कैमरा हमारे शरीर में एक फिट, उस कैमरा में कैप्चर होने वाली जो तस्वीर है वो आपके दिमाग में वैसे की वैसी छपनी चाहिए। तो ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑब्जर्वेशन। जो प्लांट्स है उनको बार बार देखते देखते रहना, ये उनके कैरेक्टर्स को आपकी नजर में कैद करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होता है।
तो इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो फील्ड विजिट से, जहाँ पे भी द्रव्य गुण के टूर्स होते हैं वो हम अटेंड कर सकते हैं। जो मेडिसिनल गार्डन्स होते हैं, हर्बल गार्डन्स जो होते हैं, उनको जाके वहाँ पे जाके प्लांट देख सकते हैं। अलग अलग जगह पे जहाँ पे हम फील्ड वर्क जिसे कहते हैं, वनस्पति जहाँ पे विपुल प्रमाण में हमें मिलती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरह से जहाँ पे मेंटेन है। जैसे कि हम सिंहगढ़ में वनस्पति दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हम देख सकते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में देख सकते हैं। तो ये फील्ड विजिट का एक फायदा होता है कि वनस्पतियों को जानने के लिए हमें उसके कैरेक्टर्स ध्यान में रखने के लिए तो आवश्यक। सराउंडिंग प्लांट्स ये जो लिखा है, सिर्फ फील्ड विजिट में ही जाके आपको प्लांट पता चलेगा ऐसा नहीं, आपके आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आते जाते आप उनको देख सकते हैं। कौन से सीजन में उसको फ्लावरिंग आता है, कौन से सीजन में फ्रूटिंग आता है, पत्ते कब झड़ते हैं, इन चीजों को ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं। सराउंडिंग जो प्लांट्स होते हैं वो भी आपको प्लांट का आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टूल की तरह साबित है। तो इसके लिए एक चीज जरूरी है, आंखें खुली रखना। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इतने सारे प्लांट के ध्यान में कैसे रखना, कुछ नहीं, इसलिए आंखें खुली रखना है, देखते जाना है, अपने आप उसकी तस्वीरें दिमाग में छपने लगती। मार्केट यार्ड का एक यहाँ पे जिक्र किया है। मार्केट यार्ड का इस्तेमाल क्यों होता है? जो शाक वर्ग है हमारे ग्रंथों में, शाक वर्ग का है, बृहत्रयी में भी है, दिगंटू में भी है। तो ये शाक पहचानने का एक तरीका मार्केट यार्ड होता है। बहुत सारी सब्जियां मार्केट यार्ड में हमें मिलती है, वहां पे जाके उनका आइडेंटिफिकेशन जो वेंडर से या फिर जो फार्मर्स आते हैं उनसे हम करवा सकते हैं। तो इसके लिए ये जो जगह है वो प्लांट ऑब्जर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट। तो इनके बारे में भी एक स्लाइड में आगे बताऊंगा। ग्रंथोक्त वर्णन जो है, ग्रंथोक्त वर्णन में उसके स्वरूप के बारे में ग्रंथ में हमें क्या क्या मिलता है, तो अभी इसका विचार किया जाए तो प्रायः ये वर्णन जो है वो टीका में हमें मिलता है। मेन जो ग्रंथ है बृहत्रयी में, उसका एक्चुअल श्लोकों में वर्णन बहुत कम प्लांट्स का मिलता है। ज्यादातर वर्णन जो है स्वरूप के बारे में टीका में हमें प्राप्त मिलता है। एक सूर्य वृक्ष के बारे में हम आगे एक स्लाइड देखेंगे। सूर्य वृक्ष जो अष्टांग हृदय 15वें अध्याय में आया है नाम, उसके बारे में उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं वो एक बार देखेंगे। गुण कर्म से भी हम आइडेंटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। वृक्षायुर्वेद में कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे बॉटनी में प्लांट के कैरेक्टर्स उसके फैमिली वाइज दिए हुए होते हैं, वैसे ही वृक्षायुर्वेद में उसमें ग्रुपिंग किया है, वर्ग वर्ग के अनुसार प्लांट्स के कैरेक्टर्स वहां पे दिए, तो वो हम वृक्षायुर्वेद में वेद में से देख सकते हैं। तो वो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में हमें मदद करेंगे। देशवाचक जो पर्याय नाम होते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट रखने का एक कारण है, लोकेशन ऑफ प्लांट ये क्यों जरूरी है। एक फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है, प्लांट वेल्थ ऑफ इंडिया, ज्यादातर बॉटनिस्ट ही है उसमें, लेकिन वहाँ का एक नियम है, जब कहीं भी आप वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट का फोटोग्राफ पोस्ट करोगे, तब उसके साथ में वो फोटोग्राफ कैप्चर करने की तारीख और जहाँ पे कैप्चर किया है वो प्लेस आपको मेंशन करना मैंडेटरी। तो ये लोकेशन यहाँ पे क्यों जरूरी है? हमारे शास्त्र में भी वनस्पतियों के जो नाम है वो उसके देश के अनुसार भी, जैसे कि मागधी है, वैदेही है, पिपली को, ये दो नाम उसके देश के अनुसार भी। कुटज है, पर्वत पे उत्पन्न होने वाला इसलिए उसको कुटज है, ये उसके लोकेशन के अनुसार उसके नाम मिलते, तो इसलिए लोकेशन लिखना वहाँ पे जरूरी है। तो उसके अनुसार भी हम आइडेंटिफिकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सी प्लांट। देश के अनुसार वनस्पति का स्वरूप भी चेंज हो जाता है। जैसे पानी के आसपास उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां या फिर मरुभूमि, ड्राई रीजन में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियां, इनके स्वरूप में कुछ ना कुछ भेद होता है। जैसे कि ड्राई रीजन में जो वनस्पतियां होगी वो ज्यादातर कांटे वाली वनस्पतियां मिलती, जीरोफाइट्स जिसे हम कहते हैं। तो ये स्वरूप देश के अनुसार हम भिन्न भिन्न देख सकते हैं। बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन में हमने दो तीन चीजें देखी, फैमिली है, उसके बाद उसका जीनस और स्पेसीज है,
इसके कुछ कैरेक्टर्स अगर हम ध्यान में रखें तो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन तक हम इजीली पहुंच सकते हैं। फील्ड विजिट्स जब हम करते हैं तो एक चीज जरूरी है, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं सभी चीजें हमारे ध्यान में नहीं रह सकती, तो कुछ चीजों के हमें फोटोग्राफ्स लेके रख सकते। तो ये फोटोग्राफ्स में हर एक पार्ट के फोटोग्राफ्स, हर एक सीजन में अलग अलग फोटोग्राफ, अलग अलग एंगल से उसके फोटोग्राफ, ये चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वरूप जो हमारे पास वर्णन किया है ग्रंथों में, टीका में, तो वो स्वरूप से वो मैच करते हैं या नहीं हम देख सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि किसी की उपमा दी हुई होती, अश्वकर्ण है, घोड़े के कान जैसे दिखने वाले उसके पत्ते होते, इसलिए उसको अश्वकर्ण नाम दिया है। तो ये चीजें आपके पास अगर उसके फोटोग्राफ्स है तो आपको समझ में आ सकती है। इसलिए अलग अलग सीजन में और अलग अलग पार्ट्स के प्लांट के फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। सराउंडिंग प्लांट्स के बारे में थोड़ी चर्चा हमने, जो आजू बाजू के प्लांट्स है हमारे आसपास, उनको हमें देखना है। मार्केट यार्ड के बारे में भी देखा था। मार्केट सैंपल्स जो है, तो मार्केट सैंपल्स का उल्लेख यहाँ पे क्यों किया है? तो अलग अलग वेंडर्स जो होते हैं जिनके पास से हम रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं, तो उनके पास एक ही प्लांट के लिए अलग अलग सैंपल्स हमें मिल सकते हैं। तो उनमें से आइडियल आपका सैंपल कौन सा है, आइडियल वनस्पति कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका चिकित्सा में ठीक तरीके से प्रयोग कर। इसके लिए आपको अलग अलग वेंडर्स के पास जाके उसके सैंपल्स आपके पास होने चाहिए और उसमें से आइडियल कौन सा है वो आपको स्टोर करके रखें, ताकि फ्यूचर में जब आप उसको परचेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यही रास्ता है, यही हमें लेना है। या फिर गुगुलो का स्वरूप ऐसे ही होता है, ऐसा ही गुगुलो हमें अगली बार परचेस करना। तो ये वेंडर्स के पास से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उनके पास जो सैंपल्स है वो हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैं जब परचेसिंग का काम करता था फार्मेसी में, तो ऐसे बहुत सारे सैंपल्स मैंने कलेक्ट करके रखे थे रेफरेंसिंग के लिए, ताकि अगली बार जब परचेस के लिए मैं चाहूँ तब उसका मुझे उपयोग हो सके। एक्चुअल फील्ड सैंपल्स जो है वो तो आइडियल ही होते हैं, जैसे कि दशमूल है। अभी जो दशमूल मिलते हैं उसमें मूल का ही पार्ट है या फिर उसी वनस्पति के मूल है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते जब तक उसका टेस्टिंग नहीं हो जाता। तो नेकेड आई से हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उसके लिए एक चीज जरूरी है, अगर पहले आपने उसको मूल को निकाल के देखा है या उस पर्टिकुलर प्रयोज्यांग को निकाल के देखा है वनस्पति के, तब आपको आगे जाके जब परचेस करोगे तब पता चलेगा कि यही उसका सही अंग है या यही सही मटेरियल है। ये तभी आपको पता चलेगा जब एक्चुअल फील्ड पे आपने वो देखा हो। इसके लिए फील्ड सैंपल्स के का भी आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ये पहला जो पॉइंट हमने देखा था कि वनस्पति के अलग अलग अंगों के और अलग अलग सीजन में आपको फोटोग्राफ्स दें। तो एक ज्योतिषमती प्लांट जो है, वल्ली होती है, तो उसके अलग अलग सीजन में लिए हुए ये फोटोग्राफ्स है। तो अभी इसमें सभी अंग हमें देखने को मिलते हैं, स्टेम से लेकर बीज तक, तो वो अभी अलग अलग सीजन में दिखते हैं। तो जैसे कि जो फ्लावरिंग है उसका, फरवरी से लेके मई तक उसका फ्लावरिंग का सीजन रहता है। मई के थोड़ा सा पहले ही उसका सीजन खत्म हो जाता है, तब तक उसको फ्लावर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद उसका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, जब बारिश का सीजन आता है तो उसका फ्रूटिंग यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने डेट महीना वहाँ पे मेंशन किया है कि कौन से महीने में ये पिक्चर कैप्चर किया है। फल के फल का जो फोटोग्राफ है वहाँ पे जुलाई 2017 लिखा हो। उसके बाद जब फल वो सूख जाते हैं तो उसको अगस्त में हमने भी एक्सट्रैक्ट किया। तो ये अलग अलग महीने में हमें अगर उसके फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके रखे तो उसका फ्लावरिंग सीजन पता चलता है, फ्रूटिंग सीजन पता चलता है, और उसके अनुसार हम उसका आइडेंटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपने किसी वल्ली के फलों का फोटो आपको किसी ने सेंड किया
और फल वो उस वल्ली पे जनवरी महीने में लगे, तो आप उसका कंक्लूजन ज्योतिषमती के बारे में नहीं निकाल सकते। ज्योतिषमती उसका विनिश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि फल का सीजन आपको पता है कि बारिश के सीजन में उसका फ्रूटिंग होता है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें कैरेक्टर उसका ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक स्वरूप के बारे में और एक फोटो यहाँ पे है, वो बोतल रखी है, वो जो चित्र है, तो जो उसका स्टेम आपको दिख रहा है वो किसी वृक्ष की तरह बड़ा है। तो ऐसी जो वल्ली होती है उसको लाना कहते हैं। वृक्ष के आधार पे ही उसका स्टेम वृक्ष के जैसा ही हो जाता है बड़ा, और वो पूरे वृक्ष को आच्छादित कर देता है। तो इतनी बड़ी जो वल्ली होती है उसको लायना कहते हैं। तो ये ज्योतिषमती उनमें से एक, ये इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका स्टेम वृक्ष की तरह दिख सके। तो ये एक कैरेक्टर भी उसका हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्केट यार्ड के बारे में जो चीज मैंने कही थी, मार्केट यार्ड में क्या क्या चीजें हमें पता चलती, जैसे कि फल के अलग अलग टाइप्स हमें वहां पे देखने को मिलते। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था, ये गणेश डालिम जो होते दाड़िम जो होता है, उसमें गणेश नाम का एक प्रजाति होती है जो औषधि के लिए ज्यादा बेहतर होती है, गुणों में ज्यादा बेहतर होती है। तो ये मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं आता, कभी कभार आता। अगर आपके वेंडर्स जो है पहचान के हैं, वो आपको बताते हैं कि ये चीज कब आएगी। नॉर्मली तो ये नीचे जो ऑरेंज कलर का दाड़िम दिख रहा है वो ज्यादा तरीके से आता है। ऐसा क्यों होता है? ऊपर का जो दाड़िम है उसके अगर आप अंदर निकाल के उसको काट के देखो, अंदर के जो बीज होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं और नीचे का जो है उसके रेड कलर के होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन गुणों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो ऊपर जो है गणेश दाड़िम, वो यूज औषधि के लिए ज्यादा श्रेष्ठ, लेकिन वो बाजार में मिलता ही नहीं। तो ये चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप मार्केट यार्ड में ज्यादा बार चक्कर लगाओगे और वहां के वेंडर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट। एक्सट्रैक्शन के बारे में एक हमने पॉइंट देखा था कि फील्ड से आप सैंपल कलेक्ट जब करते हो तब आपको कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि अनंत मूल या फिर सारीवा। इससे बोटेनिकल नेम जो है उसका हेमिडेस्मस इंडिकस, इसी नाम से आपको सभी किताब में सारीवा का वर्णन मिलेगा। लेकिन अगर आप मार्केट में जाके सारीवा को परचेस करो तो आपको ये मटेरियल नहीं मिलता, आपको जो मिलता है वो राइट साइड में मिलता है। इसलिए एक्चुअल हेमिडेस्मस इंडिकस कैसे दिखता है ये आपको फील्ड से कलेक्ट करके देखना पड़ता है। तो उसका नाम ही अनंत मूल है। जमीन में अनंत अंतर तक वो जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है, उसका उसको अनंत मूल कहते हैं। उसका अंत हम जमीन के अंदर ढूंढ नहीं सकते, इसलिए उसको अनंत मूल कहा है। तो ये निकालने की एक बार हमने कोशिश की, तो ये निकाला हुआ जो मूल है और बाजार में दिखने वाला मिलने वाला जो मूल है उसमें अंतर पाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? अभी हेमिडेस्मस इंडिकस मार्केट में आता ही नहीं है। अभी जो इस्तेमाल होने वाली अनंता है उसका बॉटेनिकल नेम है डेकालेपिस मिल्ट। तो ऐसा क्यों है? ये तो अडल्टरेंट नहीं, ये उसके लिए अभी सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली, या फिर सब्स्टिट्यूट अगर नहीं कहे तो ये एज अ अनंता ही इस्तेमाल की जाने वाली चीज। तो ये अलग अलग प्लांट सोर्सेस की इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए कुछ हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। तो जिस देश में वो वनस्पति वहां पे नहीं मिलती हो तो उसके गुण कर्म के समान गुणात्मक जो दूसरा द्रव्य है उसको वहां पे इस्तेमाल करना है। ये हमें हेमाद्री के टीका में मिल जाता है, 15वें अध्याय में हेमाद्री ने जो टीका लिखे है वहां पे वो मिल जाता है। तो ये दोनों चीजें अनंता के नाम से सही है, अनंता के जो गुणधर्म है वो ये दोनों चीजों से मिलते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रांत में उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए ये दोनों पे भी हमें ध्यान रखना। तो मार्केट सैंपल और एक्चुअल फील्ड सैंपल, इसमें हमें भेद देखने को मिल सकता है। ग्रंथोक्त वर्णन के बारे में कुछ चीजें हम देखें तो स्वरूप का वर्णन जो है, देखा कि संहिता ग्रंथ जो है उसमें अत्यल्प वर्णन, कुछ ही वनस्पति है जिनके एक्चुअल मॉर्फोलॉजी ग्रंथ में हमें वर्णन की हुई मिलती है। उनमें से एक है सोम। सोम का डिटेल्ड वर्णन सुश्रुत के रसायन चिकित्सा में हमें मिलता है।
या फिर द्रोणी प्रावेशिक जो रसायन है चरक की चिकित्सा स्थान में, तो उसमें जो रसायन वनस्पतियां हैं उनके स्वरूप के बारे में वर्णन हमें मिलता है। तो मैक्सिमम वर्णन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अगर ग्रंथ में से ही उसके स्वरूप के बारे में या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में प्लांट की हमें वर्णन प्राप्त करना है, तो टीका में से ज्यादातर वर्णन हमें मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। द्रवंती या फिर जीवंती। द्रवंती का वर्णन डल्लन ने पुत्र श्रेणी द्रवंती एरंड सदृश फलपत्र अल्पविटपा चंबरी लोके, वो लोक में उसको लोकली क्या नाम दिया जाता है ऐसा भी डल्लन कई जगह मेंशन करते हैं। एरंड के समान जिसके पत्ते दिखते हो, जिसके फल दिखते हो, और स्वल्प विटपा क्षुप है, छोटा क्षुप है, इसको हम द्रवंती कह सकते हैं। तो ये कौन सा प्लांट हो सकता है, उसके बारे में दो प्लांट्स अगली स्लाइड में हम देखेंगे। दूसरा है जीवंती। जीवंती को डोडी की लोके कहा है, लोकल लैंग्वेज में उसको डोडी कहा जाता है या डोडी का कहा जाता है। तो ये कई जगह इसी नाम से उसका यूज होता है सब्जी के लिए। जीवंती शाक श्रेष्ठा कहा है उसको, मधुर शाक कहा है, इसका शाक मधुर है जिसका शाक के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है, उसका स्वरूप के बारे में भी डल्लन कुछ कहते हैं। लता है अर्क फलाकार सक्षीर फलाहा, अर्क के समान दिखने वाला जिसका फ्रूट है और जिसमें से क्षीर का स्रवन होता है। उस पे अगर आपने थोड़ा सा छेद लिया तो उसमें से क्षीर बाहर निकलता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट हो सकता है, इसके बारे में हम विचार करके कुछ प्लांट्स यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। उसी को किसी लोगों ने स्वर्ण जीवंती कहा है। तो यहाँ पे जीवंती और स्वर्ण जीवंती ये दो नाम हमें इसमें से मिलते हैं। दोनों अलग अलग प्लांट्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी निश्चय आगे जाके किया जा सकता है। द्रवंती के बारे में ये दो प्लांट्स अभी कई जगह पे यूज किए जाते हैं। नॉर्मली हमें हमारे टेक्स्ट बुक में द्रवंती के नाम से क्रोटन टिग्लियम, जिसको जयपाल हम कहते हैं, उसका जिक्र हमें मिलता है, वो द्रवंती के तौर पे हम यूज करते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडिशन में जेट्रोफा के ये दो स्पेसीज द्रवंती के नाम से यूज करने का प्रयास, तो इसका कारण हमें डल्लन टीका में मिलता है। एरंड के सदृश जिसके पत्र हो और फल हो और वो क्षुप हो, ऐसा वर्णन ये जट्रोफा के दो स्पेसीज हमारे सामने है। तो इनको देखने के बाद डल्लन का ये श्लोक है वो हमें इसको सेटिस्फाई करने के लिए मतलब सफिशिएंट है। तो द्रवंती के तौर पे ये दोनों चीजें हम देख सकते हैं। सिर्फ नाम रूप विज्ञान जो है वो ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है ऐसा नहीं, उसके गुणों के बारे में भी हमें देखना पड़ता है। जब किसी भी द्रव्य का विनिश्चय करना हो तो उसके नाम रूप के साथ ही गुणों का भी हमें आधार लेना पड़ता है। सिर्फ नाम और रूप मैच होते हैं ऐसा नहीं, गुण भी उसके मैच होने चाहिए। द्रवंती जो है तीक्ष्ण विरेचन करने वाला था। दल्लन के अनुसार जिसका स्वरूप है और जिसका क्षीर तीक्ष्ण विरेचन करने वाला है, ऐसी चीज यहाँ पे उन्होंने द्रवंती के नाम से यूज करना शुरू किया। तो ये दो चीजों में तीक्ष्ण विरेचन की प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, इसलिए द्रवंती का विनिश्चय हम ये दो उसमें ऑप्शन हम रख सकते हैं। ये क्रोटन टिग्लियम जो है एरंड पत्राकार जो है वो ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए क्रोटन टिग्लियम से द्रवंती कुछ अलग होनी चाहिए, ऐसा विचार करके लोगों ने पहले वाले जो दो वनस्पतियां है उसको यूज करने के लिए स्टार्ट कर दिया। जीवंती के बारे में जो हमने देखा था, डोडिका जिसे कहते हैं, लता होती है, अर्क के समान फल होता है और जिसमें से क्षीर निकलता है। तो ये लेफ्ट वाला जो फोटोग्राफ है फ्रूट विथ मिल्की लैटेक्स, ये हमें उसको उसके वर्णन के अनुसार यहाँ पे मिलता है। क्षीर फलाहा और अर्काकार फलाहा। तो राइट साइड वाला जो फोटो है वो डॉक्टर संजीव कुमार लाले सर की बुक में से, उनके बुक का नाम ही है औषधि नाम रूप विज्ञान। तो वनस्पति के स्वरूप के अनुसार जो रेफरेंसेस हमें ग्रंथ में मिलते हैं उसके अनुसार उन्होंने वनस्पति निश्चय करने का प्रयत्न। तो ये बुक जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो अलग अलग चीजें जीवंती के बारे में हमें ग्रंथ में से मिलती है, जैसे कि दल्लन का ये जो वर्णन है और उसके साथ में ही जीवंती शाकश्रेष्ठा है, शाक के तौर पे यूज की जाने वाली वनस्पति है। तो ये सभी फोटोग्राफ्स यहाँ पे सर ने कलेक्ट करके रखे। तो इसके अनुसार आइडियल जो जीवंती है
वो टेलस्मा पैलिडा नाम की जो वनस्पति है, इसका साइंटिफिक टेलस्मा पैलिडा है, वो जीवंती हो सकती है ऐसे विनिश्चय तक आके वो वहां पे रुक जाए। तो जीवंती के नाम से अलग अलग प्लांट्स पूरे देश भर में यूज किए जाते हैं। तो उनमें से करीब 10 या 11 के आसपास प्लांट के सोर्सेस हमें मिलते, अलग अलग 10 प्लांट जीवंती के नाम से यूज किए। उसमें सबसे प्राइम सोर्स होता है लेप्टाडेनिया रेटिकुलाटा, जो जीवंती का नाम आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। लेप्टाडेनिया रेटिकुलाटा को संजीव सर ने स्वर्ण जीवंती कहा है, क्योंकि उसके फ्रूट में से पीतवर्णी स्राव निकलता है। तो जीवंती विनिश्चय नाम का उनका एक चैप्टर ही है बुक में, तो उसमें ये सब चीजें देखने को मिलेगी। जीवंती नाम से अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लांट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि साउथ में अगर जाओ तो होलोस्टिमा एडाकोडिन नाम की एक प्लांट होती है जो जीवंती के लिए हम यूज करते हैं। तो ये कहाँ से पता चलता है? अगर केरल की जो फार्मेसीज है, वैद्य रत्नम है, सीएनएस है, उनके अगर औषधि देखो, फॉर एग्जाम्पल जीवंत्यादि घृत है, तो उसमें जीवंती के नाम से क्या यूज किया है वो हम देख सकते हैं। तो उसका कंटेंट अगर देखें तो होलोस्टिमा एडाकोडिन वहां पे जीवंती के लिए यूज किया है। तो केरल में ये उसका प्लांट सोर्स अलग होता है। तो ये विनिश्चय कैसे करना है, तो उसमें गुणधर्म का भी रोल होता है और स्वरूप का भी रोल होता है। इसके लिए अलग अलग प्लांट सोर्स इस्तेमाल होते हैं। उसका रेफरेंस हमने देखा था हिमाद्रिका, वहां पे अगर वो वनस्पति नहीं मिलती हो तो उसके गुणों के सदृश दूसरा द्रव्य आपको उस नाम से यूज करना पड़ता। तो ये उसके विनिश्चय के बारे में थोड़ी सी बात है। अभी एक लाइन हमने पिछले स्लाइड में देखी थी सिनोनिम्स के बारे में। Synonyms related to morphology of plant plays a key role in identification. मॉर्फोलॉजी के अनुसार जो पर्यायी नाम हमें वनस्पति के मिलते हैं, तो वनस्पति का विनिश्चय करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कैसे है वो आगे जो हम सारी स्लाइड्स हम देखेंगे उसमें पता। तो वनस्पति के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं के अनुसार जो सिनोनिम्स हमें मिले हैं ग्रंथ में, वो हम देखेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन कैसे करवाते। न्यू लीव्स जो होते हैं, नए उगे हुए जो पत्ते होते हैं, उनको पल्लव कहा जाता है। तो रक्त पल्लव ये अशोक का पर्यायी नाम हमें मिलता है, सिनोनिम मिलता है। तो अगर आप अशोक के नए उगे हुए पत्ते अगर देखो तो ताम्र वर्ण के, रक्त वर्ण के वहां पे वो मिल जाते। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है। अशोक अगर आप अलग अलग सीजन में अशोक का पेड़ जाके देखो तो ये कैरेक्टर आपको वहां पे ध्यान में। इसमें भी अशोक पहचानने की एक टैक्सोनॉमिकल दूसरी एक गुण होती है। अशोक के जो लीव्स होते हैं उसको घुरंत नहीं होता, सेसाइल लीव्स जिसे हम कहते हैं, जो पत्ते जो है उस टहनी को डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो ये एक उसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है और ताम्र पल्लव उसका पर्यायी नाम है। शेप ऑफ लीव्स जो होता है, लीव के अलग अलग जो आकार होते हैं उसके अनुसार कुछ सिनोनिम्स हमें मिलते हैं, जैसे कि अश्वकर्ता शाल जो है, तू घरी चाललाय का? काय फोन करू घरी बीच में अश्वकर्ण जो है, अश्व के कर्ण के जैसे उसके पत्तों का आकार होता है। ये शाल वृक्ष को एक सिनोनिम अश्वकर्ण भी मिलता है। शौर्य रोबुस्टा नाम का जो वृक्ष हमें देखने को मिलता है, उसके पत्ते हमें अश्व के कर्ण के जैसे। तो ये उसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर का एक पार्ट यहाँ पे आ जाता है। या फिर मूसा कानी, जिसे हम मूषक पर्णी कहते हैं, मेरेमिया इमार्जिनाटा या आइपोमिया रेनिफॉर्मिस, ऐसा प्लांट जो हमें मिलता है। तो उसके पत्ते अगर देखें तो चूहे के कान जैसे, मूषक के कान जैसा उसका आकार हमें देखने को मिलता है, इसलिए उसको मूषक पर्णी या मूसा कानी कहा। तो ये भी उसका एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर। ऐसे बहुत सारे पत्तों के स्वरूप के आधार पे हमें प्लांट्स देख सकते हैं। तो ये दो जो है एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ फोटो हमने रखे।
नंबर ऑफ लीव्स के अनुसार भी कुछ पर्यायी नाम हमें वनस्पति के बारे में मिलते हैं, जैसे कि त्रिपर्ण है। त्रिपर्ण की बहुत सारी वनस्पतियां होती है, जैसे कि यहाँ पे पलाश का पिक्चर दिया है, वैसे ही विदारी भी त्रिपर्ण होती है। बिल्व जो है उसको भी त्रिदल या त्रिपर्ण कहा। तो ये उसके नंबर ऑफ लीव्स की वजह से हम उसके निश्चय तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि युग्म पत्र है, युग्म पत्र ये कांचनार का पर्याय है। बाविनिया वेरिगाटा जिसे हम कांचनार कहते हैं, उसको युग्म पत्र कहते हैं। ऐसे ही और एक युग्म पत्र भी है, अश्मतक जिसे हम कहते हैं मराठी में, जिसको आपका कहते हैं, उसको भी युग्म पत्र कहते हैं। सप्तपर्णा है, 7 पर्ण उसमें होते हैं। तो अगर आइडियली आप अल्स्टोनिया स्कोलोरिस जाके देखो तो उसमें सिर्फ 7 ही होंगे ऐसा नहीं, 7 के अलावा भी कुछ कम ज्यादा उसमें हो सकते हैं, लेकिन उसका जो सामान्य रूप से पत्तों का पैटर्न जो है वो 7 के नंबर में आता है, इसलिए उसको सप्तपर्णा ये नाम था। उसका एक अलग नाम भी है उसके पत्र के स्वरूप के बारे में, वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। बहुपत्रा ये पलांडु का पर्याय है, जो प्याज जिसे कहते हैं, प्याज का पर्याय नाम बहुपत्रा है। अनेक पत्र जिसमें काउंट उसको काउंट कर सॉरी, जैसे ये काउंटेबल है तो ये बहुपत्रा में उसको काउंट नहीं करना, बहुत ज्यादा है, इसके लिए बहुपत्रा जैसा सिनोनिम उसको मिलता है। नंबर ऑफ लीव्स में ये एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बहुत सारे हैं लेकिन इसमें ये एक देख सकते हैं। पंचपर्णी का और एक होता है उसमें, पंचपर्णी का गोरक्षी का सिनोनिम, गोरख इमली जिसे हम कहते हैं, एडल्सोनिया डिजिटाटा, उसके अगर पत्ते आप जाके देखो तो पंचपर्णी का उसका एक सिनोनिम, 5 के नंबर में उसके पत्ते आते हैं। पत्र के स्वरूप के अनुसार कुछ नाम हमें मिलते हैं, जैसे कि करपत्र है, शाक वृक्ष जो होता है उसको करपत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसको टच करके ही आपको देखना है, उसके पत्तों को आप अगर स्पर्श करें तो वो खर होता है। जो लेखनीय चीजें होती है ना चिकित्सा में, जहाँ पे भी लेखन कर्म करना पड़ता है, ज्यादातर जो व्रण चिकित्सा में जो उत्सन्न व्रण जो होते हैं वहां पे कुछ जगह पे लेखन कर्म करने के लिए, तो ऐसे जो कर्म है वहां पे ऐसे खर स्पर्श वाले पत्तों को यूज किया है। तो उसमें ये करपत्र में शाक भी आता है, दूसरा एक प्लांट आता है उसको गोजीवा कहा जाता है, तो गोजीवा का भी एक सिनोनिम करपत्री है। तो वो पत्र के स्वरूप के अनुसार ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। स्निग्ध पत्र या घृत पर्ण ये करंज के लिए कहा है, करंज के पत्तों को आप फील करके देखो, तो स्पर्श करके देखो तो ये सिनोनिम पता चल जाएगा। सूक्ष्म पत्र शतावरी के लिए पर्याय कहा है, शतावरी के पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उसको सूक्ष्म पत्र है ऐसा पर्याय कहा है। फणी जीविका, अगर फणी मीन्स सर्प या नाग, उसकी जीवा अगर किसी ने देखी हो तो पता चलेगा ये फोटोग्राफ कैसे दिखता है। सारीवा के लिए एक पर्याय आया है। सारीवा के जो पत्ते हैं अलग अलग फॉर्म्स उसके हमें देखने को मिलते हैं, कई जगह वो अंडाकार भी हमें देखने को मिलते हैं, कई जगह वो ऐसे लॉन्ग सर्प की जीवा के जैसे भी देखने को मिलते हैं, इसके लिए उसका एक पर्यायी नाम फणी जीविका या नाग जीविका ऐसा है। वैसे ही और पत्र के स्वरूप के बारे में कुछ नाम है, जैसे कि सप्तपर्ण हमने देखा, 7 के संख्या में उसके पर्ण आते हैं, तो उसको छत्रपर्ण भी कहा जाता है। जैसे छाता होता है वैसे ही उसके दंड को आप पकड़ के पत्तों को छाते की तरह आपके सर पे रख सकते हैं, तो ये छत्र की तरह रचना होती है, इसलिए छत्रपर्ण उसको सप्तपर्णा को कहा है। कृष्णिपर्णी के ऊपर डॉट्स होते हैं कुछ, उसके चित्र के जैसी रचना होती है, उसके लिए उसको चित्रपर्ण कहा है। चलो पत्र, अश्वत्थ के जो पत्ते हैं, पीपल के जो पत्ते होते हैं वो हमेशा हिलते रहते हैं। अगर आप कहीं भी पीपल का पेड़ जाके देखो, पीपल के पत्ते जो है शांत नहीं रहते, तो इसके लिए चलपत्र उसका एक सिनोनिम है। पत्र का स्वरूप क्या है, वो कैसे बिहेव करते, प्लांट्स कैसे बिहेव करते हैं, उसके अनुसार भी हमें ये सिनोनिम पता चलते हैं, तो ये एक उसका आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया। बाल पत्र जो है खदीर के लिए कहा है, जैसे सूक्ष्म पत्रक हमने शतावरी को देखा था, वैसे बाल पत्रक
कदिर के लिए पर्याय है। आरगवत के लिए एक सिनोनिम हमें देखने को मिलता है पंक्ति पर्ण। जैसे पंक्ति होती है ना, लाइन होती है, तो ये पत्तों की एक लाइन है उसकी ब्रांच। तो जैसे हम किसी महफिल में खाने के लिए बैठते हैं तो वो लाइन बनाते हैं ना, उसको मराठी में हम पंगत कहते हैं। वो पंगत के जैसा दिखता है, इसलिए पंक्ति पर्ण उसको कहा गया है आरगवत। वैसे ही रोहितक का एक सिनोनिम दाढ़ीमच्छद है। रोहितक के आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचने के लिए ये सिनोनिम ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइडियली रोहितक कौन सी चीज है, तो दाढ़ीमच्छद, इससे हम उसके आइडेंटिफिकेशन तक पूछ सकते हैं। टेकोमेला एंडुलाटा नाम से जो उसका प्लांट सोर्स हमें मिलता है, उसके पत्ते जो है दाढ़ीम के जैसे दिखते हैं, इसके लिए वो रोहितक के नाम पे हम यूज करते हैं। रोहितक का दूसरा भी एक प्लांट सोर्स होता है अमूरा रोहितुका नाम से, लेकिन उसके पत्ते दाढ़ीम के जैसे नहीं रहते। इसके लिए दोनों में से अगर सिलेक्ट करना हो तो हम रोहितक में से दाढ़ीमच्छद कहा। तो ये दो दो प्लांट सोर्स है, इसके बारे में भी हमने पिछले बार देखा था। वो जहाँ पे वो मिलता नहीं है वहां पे उसके गुणों के सादृश्य दूसरा द्रव्य इस्तेमाल किया है। तो अमूरा रोहितुका जो है वो वैसे ही, ये टेकोमेला एंडुलाटा है, बहुत जगह पे नहीं मिलता, वो ज्यादातर जगह पे मिलने वाली वनस्पति नहीं है, इसलिए इसका दूसरा प्लांट सोर्स भी निर्माण हो गया है। वैसे ही करीर जो प्लांट है उसको गूढ़ पत्र कहा है। अगर करीर किसी ने देखा हो तो उसके पत्ते हमें ढूंढने पड़ते हैं, इजीली दिखाई नहीं देते, इसके लिए उसको गूढ़ पत्र कहा है। सर 1 मिनट का ब्रेक ले लूं क्या? सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। This conference will now be recorded. ठीक, तो गूढ़ पत्र हमने एक सिनोनिम पत्र के बारे में देखा था करीर का। इसके पत्ते जो है हमें ढूंढने पड़ते, इजीली देखने को नहीं मिलते, इसलिए गूढ़ पत्र उसको कहा है। पर्णवृंत के बारे में कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कृष्णवृंता है। पाटला के लिए एक सिनोनिम देखने को मिलता है। पाटला के अगर पत्ते आप देखो तो उसके वृंत जो है कृष्ण वर्ण के होते, इसलिए उसको कृष्णवृंता कहा गया है। दीर्घ वृंत ये अरलू के लिए सिनोनिम है, जो एलेंथस एक्सेल्सा, इसको महानिम्ब भी कई जगह कहा जाता है या महारूप भी कहते हैं, तो उसके लिए एक सिनोनिम मिलता है दीर्घ वृंत। सत्र के वृंत जो होते हैं वो लंबे होते, इसलिए उसको दीर्घ वृंत ऐसा एक सिनोनिम है। पुष्प जो कैटेगरी है वनस्पतियों के फूलों के बारे में, तो उसमें कुछ पार्ट्स हमने किए हैं, जैसे कि फूलों का कलर है, इन्फ्लोरेसेंस है। तो इन्फ्लोरेंस के बारे में ये नाम हमें कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि करमंजरी या फिर शिखरी है, अपामार्ग के लिए प्रयुक्त किया हुआ नाम है। शिखर के जैसा उसका इन्फ्लोरेसेंस दिखता है, पर्वत का जो शिखर होता है उसके जैसा इन्फ्लोरेसेंस का उसका पैटर्न होता है, इसलिए शिखरी कहा जाता है। खर मंजरी कहा जाता है। मंजरी मीन्स इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो खर होता है। आप अगर उसके इन्फ्लोरेसेंस को हाथ लगाओ तो आपको उसकी खरता देखने को मिलती है। जैसे कि उसका एक सिनोनियम है, पता है, अदशल्य, नीचे व जिसके कांटे जो होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के वो नीचे की तरफ होते हैं, इसके लिए उसको अदशल्य कहा गया है। बहुमंजरी ये तुलसी का सिनोनिम कहा है। एक साथ ही बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस इसमें आते हैं, इसको बहुमंजरी कहा गया है। छत्रपुष्प, शतपुष्पा या मिश्रया, दोनों के लिए ये सिनोनिम हमें देखने को मिलता है। छत्र के जैसा उसका इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न। अम्बेलिफेरी जो फैमिली है उसके कैरेक्टर्स हम अगर देखें तो उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न है वो छत्र के जैसा मिलता है। अम्ब्रेला जो होती है अम्ब्रेला के जैसा होता है, इसलिए अम्बेलिफेरी उसका एक नाम फैमिली का। तो ये फैमिली कैरेक्टर्स भी हमें इस वनस्पति के निश्चय तक पहुंचाने के लिए सहायता करते हैं। करंस के लिए गुच्छ पुष्प ऐसा एक सिनोनिम है, इसके पुष्प जो है गुच्छ में आते हैं, जिसका इन्फ्लोरेसेंस गुच्छ की तरह होता है, इसलिए गुच्छ पुष्प इसको कहा है। गुच्छ पुष्प और एक चीज को पर्याय है सप्तपर्णा। तो सप्तपर्णा के भी पुष्प ऐसे ही होते हैं। तो जिन्होंने ये प्लांट्स के फ्लावर्स देखे होंगे
उनको ये सिनोनिम्स का अर्थ वहां पे समझ में आ सकता है। करंज के लिए और एक सिनोनिम हमें देखने को मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंज का उल्लेख आया है तो हम देखेंगे। करंज के लिए लाजा पुष्प ये एक सिनोनिम। तो लाजा पुष्प ऐसा क्यों कहा है? उसके करंज का पेड़ जो होता है उसको फ्लावरिंग सीजन में अगर करंज के पेड़ के नीचे आप जाके देखें तो वहां पे सब फ्लावर स्प्रेड हुए होते हैं, नीचे पड़े हुए, तो वो लाजा की तरह दिखते हैं। धान जो होता है, किसी भी धान को फुला के हम जो धान बनाते हैं, लाजा जो बनाते हैं, उसके जैसा उसका पैटर्न दिखता है। इसके लिए करंज को लाजा पुष्प भी कहा है। तो ये चीजें जो है वो ऑब्जर्व करके हम उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुष्प के कलर के अनुसार भी हमें कुछ नाम वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि वह्नि पुष्पा, अग्नि के जैसे पुष्पों का स्वरूप है। कलर जो है अग्नि के जैसा दिखता है, जैसे कि अग्नि की लपटें वहां पे दिखती। तो इसके लिए धातकी का ये पर्याय नाम यहाँ पे मिलता है। वह्नि के अनुसार ही वह्नि शिखा, अग्नि की ज्वाला जैसे दिखती है, वैसे जिसका स्वरूप है पुष्प का, वो लांगली के लिए पर्याय यहाँ पे आया है। लांगली मीन्स ग्लोरियोसा सुपरबा जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये पर्याय यहाँ पे आया। हेम पुष्प अशोक के लिए भी है और आरगवत के लिए भी है। पीतवर्णी पुष्प जिसके होते हैं इसके लिए उसको हेम पुष्प कहा गया है। नील पुष्पी अतसी के लिए एक नाम, नीले वर्ण के उसके फ्लावर्स होते हैं, इसके लिए अतसी को नील पुष्पी कहा गया है। पुष्प के शेप के अनुसार भी कुछ हमें सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वृत्त पुष्प है। वृत्त पुष्प कदम्ब के लिए भी नाम है और शीरीष के फूलों के लिए भी नाम है। तो दोनों के लिए एक सिनोनिम यहाँ पे कॉमन है। वृत्त मीन्स गोल, जिसके फ्लावर्स दिखते हैं बॉल के जैसे, इसके लिए उसको वृत्त पुष्प कहा गया है। किंशुक, ये नाम सबको पता होगा, पलाश के लिए है। जो तोता होता है उसकी चोंच के जैसा उसका स्वरूप दिखता है, इसके लिए पलाश के फूलों के अनुसार उसको किंशुक ऐसा नाम दिया है। बहुत सारे जो पेड़ पे जो फूल होते हैं वहां पे बहुत सारे तोते बैठे हैं, इसका उसका नजारा देखने को मिलता है कि चोंच के जैसे उसके फूल होने की वजह से। पलाश के लिए और एक सिनोनिम यहाँ पे आया है पुष्प के अनुसार, वो वक्र पुष्प ऐसा कहा है, जिसके फूल जो है वक्र होते। तो ये उसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर में हमें उसकी गिनती कर सकते हैं। वासा का सिनोनिम सबको पता है, सिंहास्य। सिंह का खुला हुआ जो जबड़ा होता है उसके जैसा स्वरूप वासा के फ्लावर्स का दिखता है। जस्टिस या एडाटोड़ा रसिका, जिसे हम वासा के नाम से पहचानते हैं, उसके फूल अगर हम देखें तो सिंहास्य की तरह दिखता है, सिंह के मुख के जैसा। वैसे ही धतूर को घंटा पुष्प कहते हैं। मंदिर में जो घंटी होती है, बेल लाइक फ्लावर इसका होता है, इसलिए घंटा पुष्प एक सिनोनिम धतूर के लिए आया है। कुछ टच या फिर टेस्ट का स्वाद कैसा होता है या फिर स्पर्श करने के बाद फील कैसा होता है, उसके अनुसार भी कुछ नाम हमें मिलते हैं। अभी यहाँ पे सबके फोटो मैंने नहीं यहाँ पे पोस्ट किए, लेकिन कुछ नाम इसमें से भी है। खरपुष्प मरुबक को कहते हैं। ओरिगेनम मैजुराना, ये जो प्लांट है मरुबक के नाम से हम यूज करते हैं, तो उसको खरपुष्प कहा जाता है। खरस्पर्शी उसके पुष्प होते हैं इसलिए। बर्बरी मीन्स जो सब्जा जिसे हम कहते हैं, उसको खरपुष्पा ये सिनोनिम कहा है। फूल पुष्प इक्षु के लिए कहा है। इक्षु के अगर आप फ्लावर्स देखे तो कार्पास के जैसे उसमें से सॉरी कार्पास के जैसा उसका फील होता है टच करने के बाद, इसके लिए उसको तूल पुष्प कहा गया है। तूल मीन्स कार्पास। गुड़ पुष्प, मधु के जो पुष्प होते हैं वह स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए उसको गुड़ पुष्प कहा है। फ्लावरिंग सीजन के अनुसार भी कुछ नाम हमें प्लांट्स के लिए दिए हुए मिलते हैं, जैसे कि वसंत दूत, वसंत के आगमन की सूचना करने वाला, ये वसंत को वसंत दूत कहा है। आम्र के लिए ये पर्याय। वैसे ही वसंत दूत की ऐसा भी एक पर्याय हमें मिलता है, वो पाटला के लिए मिलता है। तो इनके फ्लावरिंग के जो सीजन्स है वो वसंत ऋतु के
अनुसार हमें मिलते हैं। बसंत ऋतु जब स्टार्ट होती है तब इनका फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। परावृष्य कुटज को कहा है, जो परावृत ऋतु होती है उस सीजन में कुटज के लिए कुटज को फ्लावरिंग आते। तो ये फील्ड पे जब आप जाओगे प्लांट्स देखने के लिए, तो ये सिनोनिम्स जो है ये आपको याद आएंगे। इस सीजन में हमने इस प्लांट को फ्लावरिंग देखा था, तो इसके अनुसार ये नाम हमें याद रख सकता है। जैसे कि शरदिका, बकुल के जो फ्लावरिंग होते हैं वो नॉर्मली शरद ऋतु में स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए शरदिका उसका एक नाम। अर्क के लिए एक नाम आया है, वो सबको पता होगा, सदा पुष्प। अर्क एनी सीजन में फ्लावरिंग कंडीशन में होता है, सभी सीजन्स में, इसके लिए उसको सदा पुष्प कहा है। वैसे ही फलों के बारे में भी एक सदाफल नाम प्लांट को दिया हुआ मिलता है, वो बिल्व को। बिल्व को सदाफल कहा है, सभी सीजन्स में बिल्व फल उसमें लगे हुए हैं। तो ये फ्लावरिंग सीजन के अनुसार कुछ नाम हमें मिलते हैं। फलों की कुछ कैटेगरीज हमें अभी देखनी है। शेप ऑफ द फ्रूट, शेप फल का कैसा है उसके अनुसार कुछ नाम हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पहला चित्र हम देख सकते हैं, दंड फल। आरगवत की जो फली होती है दंड के जैसे दिखती, स्टिक के जैसा, इसलिए उसको दंड फल कहा है। इसको बॉटनी में भी ड्रम स्टिक कहा है। ड्रम बजाने के लिए जो स्टिक्स इस्तेमाल होती है वैसे उसका स्वरूप है, इसके लिए ड्रम स्टिक इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ पे इसको दंड फल कहा है। पेटारी जो है, जो पेटी के जैसा, तो पिटारे के जैसा जिसका स्वरूप होता है फल का, उसको पेटारी कहा गया है। अतिबला के लिए ये सिनोनिम कहा है। अतिबला का फ्रूट अगर आप देखो, अबिकुलम इंडिकम नाम से जो प्लांट हमें मिलता है वो अतिबला के नाम से हम यूज करते हैं। उसके फ्रूट का स्वरूप अगर देखो तो वो पिटारे की तरह दिखता है। चित्रफल इंद्रवारुणी के लिए दिया हुआ नाम। इंद्रवारुणी का फ्रूट अगर आप देखो तो वो उसपे डिजाइन होता है, चित्र के जैसा उसपे चित्रित किया होता है, कुछ ऐसा उसका स्वरूप दिखता है, इसलिए चित्रफल उसको कहा है। तो चित्रफला और एक चीज को नाम है उसका कंटकारी। कंटकारी के जो फल है उसके लिए भी चित्रफला ऐसा नाम में देखने को मिलता है। आवर्तनी, ये नाम सबको पता होगा, हेलिक्टरस आइसोरा मराठी में जिसको मुरुड शेंग कहते हैं, उसका स्वरूप जो है वो ट्विस्टेड फली जैसा होता है, इसलिए उसको मुरुड शेंग कहते हैं मराठी में। और आवर्तनी, आवर्तन जिसमें देखने को मिलते हैं स्पाइरल जैसी रचना, इसलिए उसको आवर्तनी नाम दिया। हेलिक्टेरस आइसोरा। अगर बॉटनिकल जो नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम उसको जो दिए होते हैं टैक्सोनॉमी के हिसाब से, उसमें भी कुछ इन चीजों का ही आधार लिया होता है उसके स्वरूप के बारे में। हेलिक्टेरस आइसोरा ये भी है, हेलिक्स के जैसी जिसकी रचना है, उसके जीनस का नाम उन्होंने हेलिक्टेरस कहा। तो उसकी रचना के अनुसार उसका लैटिन नेम भी हम देख सकते हैं, हेलिक्टेरस आइसोरा। फल के अनुसार कुछ नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ताम्रफल, अंकोल या अंकोट के लिए यहाँ पे ताम्रफल ऐसा पर्याय है। रक्तफल ये वट के लिए पर्याय है। दूसरा एक रक्तफल है वो बिम्बी है, कॉक्सिनिया ग्रैंडिस या कॉक्सिनिया इंडिका, जो बिम्बी के नाम से हम जानते हैं, वो भी रक्तफला उसको कहते हैं। नीलफल जम्बू के लिए इसका एक सिनोनिम है। तो ये वर्ण के अनुसार अलग अलग प्लांट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फलों के वर्ण के अनुसार। चित्रफला हमने देखा था कंटकारी का नाम है, वैसे ही वृत्तफल जो है अमलकी को कहते हैं। स्फेरिकल शेप में जिसके फल आते हैं उसको वृत्तफल कहा जाता है। कुंभी एक कैरिया आर्बोरिया नाम का प्लांट है जो हमारे ग्रंथ में कुंभी के नाम से इस्तेमाल हम करते हैं। तो कुंभी का जो फल होता है कुंभ के जैसा, घड़े के जैसा दिखता है, इसलिए उसको कुंभी कहा गया है। कोशातकी जो होती है, जो तरोई जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, तो उसको मृदंग फला ऐसा नाम है। मृदंग जो वाद्य होता है उसके जैसी रचना इसके फल की होती है। लफा एक्टेंगुला ऐसा का नाम है, तो इसके अनुसार उसको मृदंग फला कहा है।
गोरक्षिका एक उल्लेख मैंने पिछली बार किया था, पंचपर्णिका उसको कहते हैं। इसके पर्ण जो है 5 के ग्रुप में आते हैं, इसलिए पंचपर्णिका उसका एक नाम है। और फल का जो दंड है तो दीर्घ दंड उसके लिए एक नाम है। फल का जो वृंत होता है, फ्रूट का जो स्टॉक जिसे हम कहते हैं, वो दीर्घ होता है, इसलिए उसको दीर्घ दंड ऐसा एक नाम है। मानव फल, फल का जो मान होता है, उसका जो वेट होता है, उसके फल का जो मेजरमेंट होता है उसके अनुसार उसके कुछ नाम हमें मिलते हैं। जैसे अक्ष फल या कर्ष फल है, विविधक को कहते हैं। कोल जो है हम बदर को कहते हैं। बदर के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें से एक कोल है। कोल एक मान परिभाषा में से मान है। ऐसे ही कुछ नाम मरीच पिप्पली ऐसी चीजों के लिए भी है, उनको कोला कहते हैं या कोल, ऐसे भी उसके सिनोनिम्स मिलते हैं। तो पंचकोल में जो इस्तेमाल होते हैं इन द्रव्यों में कुछ चीजों के नाम कोल के अनुसार दिए हैं। बीज के अनुसार कुछ नाम हमें मिलते हैं, जैसे कि विडंग है, विलेराइट्स जो होता है वो चित्र तंडुल उसे कहा जाता है। तो विडंग के बारे में एक छोटी सी चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जो वनस्पति का स्वरूप हमने देखा था, वृक्ष है या क्षुप है, गुल्म है या लता है, तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिनके जो जीनस होते हैं वो अलग अलग स्वरूप में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसके वृक्ष भी होते हैं, क्षुप भी होते हैं, लताएं भी होती हैं। तो विडंग भी ऐसे ही है। एम्बुलिया राइब्स जिसे हम कहते हैं आइडियली, जिसे हम विडंग के नाम से यूज करते हैं, वो एक्चुअली लता होती है। हमें विडंग कहीं पे देखने को मिलता है गार्डन में वगैरह, वो जो है वो क्षुप है, वो एम्बुलिया राइब्स नहीं होती, अलग स्पीसीज होती है, एम्बुलिया ज़रमकोटम या रोबुस्टा उसे। तो ये चीजें भी हमें फील्ड पे देखने को मिलती है। जब मुझे पहली बार एम्बुलिया राइब्स देखने को मिला था, तब जो खुशी थी उसकी वो बयान नहीं कर सकते। तो ये चीजें फील्ड पे ही एक्सपीरियंस करने को मिलती है। एम्बुलिया राइब्स रेयर चीज होती है और वो देखने को मिलना एक आपका लक पे निर्भर होता है, आपको कहीं पे तो देखने को मिल सकता है। तो वनस्पति का एक ही जीनस अलग अलग स्वरूप में कैसे आपको देखने को मिलता है, ऐसे उसका एक एग्जाम्पल है। एम्बुलिया राइब्स जो है वो लता होती है, एम्बुलिया रोबुस्टा जो है वो क्षुप होता है। बीज के अनुसार और एक नाम हमें देखने को मिलता है एरंड के लिए, चित्र बीजा। इसके बीज पे अलग अलग डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं, इसके लिए चित्र बीजा उसको कहा है। मूल के अनुसार ये कुछ नाम हमारे पास, जटा, जटा मांसी के लिए है, बालों की जटा के जैसा दिखने वाला जिसका मूल है, ऐसी जटा मांसी। रक्तमूला मंजिष्ठा के लिए कहा गया सिनोनिम। मंजिष्ठा का अगर मूल निकाल के देखो तो वो रक्त वर्ण का आपको देखने, तो उसके लिए भी अलग अलग स्टेजेस में ये मूल के अनुसार उसके नाम देखते हैं। जैसे कि ताम्रमूला है, रक्तमूला है, कालमेशिका ऐसा एक नाम है। तो तुरंत निकाला हुआ जो मूल है, ताजा जो मूल है आर्द्र अवस्था में, उसको अलग कलर होता है। थोड़ा सा सेमी ड्राई कंडीशन में होता है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, और पूरा ड्राई होने के बाद फिर से कलर चेंज होता है। तो उसके अनुसार भी ये 3 नाम उसके में, ताम्रमूला, रक्तमूला, कालमेशिका। ऐसे नाम हमें मंजिष्ठा के बारे में ही अलग अलग स्टेजेस में मूल के बारे में देखने को मिल सकते। लांगली के बारे में सबको पता है, लांगलाकार मूलम, ऐसा जिसका स्वरूप है। लांगल मीन हल, हल के जैसा जिसका मूल का स्वरूप है उसको हम लांगली कहते हैं। ग्लोरियोसा सुपरबा जो प्लांट हमने देखा था, उसके मूल का स्वरूप जो है हल के जैसा होता है, इसलिए उसको लांगली कहा जाता है। शतमूली शतावरी का सिनोनिम है, ये हम सबको पता है। एक ही बार में 100 अलग अलग मूल उसके हो सकते हैं। शतमूली, सहस्रमूली, ये दोनों ही उसके पर्यायी नाम है। मल्टीपल नंबर ऑफ रूट्स, एक ही सांप से निकलने वाले, तो ये उसके लिए पर्याय है शतमूला। बहुत सारे मूल जिसको एक ही बार से निकलते हैं, तो शतावरी के लिए एक नाम है। ऐसे ही एक नाम बहुमूला है। बहुमूला उशिर के लिए है।
नंबर ऑफ रूट्स के जैसे हमने शतावरी देखा, वैसे ही उशीर के बारे में भी कहा है। उसकी गणना नहीं कर सकते, इतने ज्यादा उसको रूट्स होते हैं एक ही साथ निकलने वाले, तो उसको लिए बहुमूला ऐसा एक पर्याय उसके लिए कहा है। विटप, ट्रंक ऑफ द ट्री जो होता है, मराठी में जिसको कोड कहते हैं, तो उसका वर्ण या स्वरूप उसके अनुसार हमें कुछ नाम मिलते हैं। श्वेत विटप, सफेद कलर का जिसका ट्रंक है, सफेद कलर की जिसकी छाल है, उसके अनुसार अर्जुन को यह नाम मिला है, श्वेत विटप। अर्जुन का आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नाम और भी है, जैसे कि नदी सर्ज है, नदी के आसपास उगने वाला। नेचुरली अर्जुन के जो पेड़ होते हैं नदी के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके अनुसार उसको एक सिनोनिम है नदी सर्ज। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर उसका निश्चित ही हो सकता है। अगर पुणे में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए एक यहाँ पे लोकेशन हम बता सकते हैं। जो नदी का पात्र है उसके आसपास के उद्यान के कंपाउंड जो है, वहां पे अर्जुन के बहुत सारे पेड़ है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी सर्ज क्यों कहा है। लाइन में उसके बहुत सारे पेड़ है अर्जुन के, तो नदी सर्ज ये जो नाम है वो वहां पे रिप्रेजेंट करता है। श्वेत विटप, ये इस पिक्चर में तो समझ में इजीली आ सकता है। अर्जुन के विटप के लिए एक और आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है, वो तो है पीलिंग बार्क। उसकी जो छाल है वो इजीली सेपरेट होने लगती है सूखने के बाद, पीलिंग बार्क जिसे कहते हैं। यही कैरेक्टर हमें अमलकी के बारे में भी देखने को मिलता है और शिल्लकी के बारे में भी देखने को मिलता है। तो ये पीलिंग बार्क का कैरेक्टर ये 3 ट्रंक्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसमें भी डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं, अर्जुन को श्वेत विटप कहा जाता है, शिल्लकी और अमलकी हम अलग अलग उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके पत्तों के अनुसार। और एक चीज को पीलिंग बार्क जैसा कैरेक्टर हम देख सकते हैं, वो है अमरूद। अमरूद को बहुबीज ऐसा कहा है, तो उसका भाई जो बार्क होता है वो इजीली सेपरेट होने लगता है, इसलिए उसको पीलिंग बार्क कहा है। वक्त के अनुसार वल्कल द्रुम ऐसा एक नाम हमें मिलता है। भुर्जपत्र सबको पता है, पुराने समय में लिखावट के लिए कागज की तरह इस्तेमाल करने वाले जो पत्ते होते हैं उसको भुर्जपत्र कहा है। भुर्ज वृक्ष जो होता है उसके पत्र त्वक जो है वो ऐसी सेपरेट होके बहुत लंबे लंबे शीट्स उसके निकाल सकते हैं हम, जिसपे हम कागज की तरह लिख सकते हैं। तो वल्कल द्रुम ऐसा भुर्ज के लिए सिनोनिम आया। ग्रंथि या फिर पर्व, ग्रंथि का मीनिंग यहाँ पे पर्व ऐसा लेना है, जॉइंट्स या फिर नोड्स। उसके अनुसार कुछ नाम हमें प्लांट्स के बारे में मिलते हैं। षडग्रंथा, ये नाम सबने सुना होगा वचा के बारे में। 6 नोड्स या फिर 6 जॉइंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। वचा का जो एंटायर रूट जो होता है वहां पे 6 जगह हमें नोड्स देखने को मिल सकते हैं। ये फोटो जो है वैसे ही दिखाने की कोशिश की है। जो पत्ते उगे हुए दिख रहे हैं वो जो है वो 6 नोड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे है वो 5 है और बड़ा वाला 1, तो यहाँ पे 6 जगह उसका डिवीजन किया है, 6 पर्व उसके किए हैं, इसलिए वचा को षडग्रंथा ऐसा एक सिनोनिम हमें देखने को मिलता है। इसके स्वरूप के अनुसार ये एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया उसका हम देख सकते हैं। ग्रंथिल ऐसा करीर को नाम आया है। ग्रंथिल बहुत सारे जिसमें नोड्स है, जिसकी शाखाओं में बहुत सारे जॉइंट्स है, ऐसा जिसका स्वरूप है वो ग्रंथिल ऐसा करीर के लिए नाम हम देख सकते हैं। करीर मीन्स कैपेरिस डेसिडिया, जिसे हम कहते हैं मरुभूमि में उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति है। जैसे जीरोफाइट्स जिसे हम कहते हैं कांटे वाली वनस्पतियां, जहाँ पे ड्राई रीजन होता है वहां पे ये ज्यादा उत्पन्न होती है।
क्षीर के अनुसार कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वर्ण क्षीर। ये सबको पता होगा, अर्जिमन मैक्सिकाना नाम से जो प्लांट हम देखते हैं, ये भी एक तरह से जीरोफाइट से है। जब खेतों में फसल नहीं होती, खेत खाली होते हैं, तब बहुत सारे स्वर्णक्षीरी के प्लांट्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। ज्यादातर ड्राई रीजन में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। उसको अगर थोड़ा सा छेद लिया जाए उसके कांड को या पत्र को, तो उसमें से पीले वर्ण का क्षीर बाहर निकले। एक्सुडेट जो होता है, लैटेक्स जो होता है, वो पीले वर्ण का होता है, इसलिए उसको स्वर्ण क्षीरी के नाम से जाना जाता है। वैसा ही एक नाम क्षीरपर्ण अर्क के लिए आया है। फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं, पत्ते का अगर हम सेक्शन ले, पत्ते को हम काटे, तो उसमें से क्षीर बाहर निकलने लगता है। तो ये कैलाट्रोपिस जायजेंशिया और कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, ये दोनों स्पेसीज हम अर्क के नाम से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अर्क और अलर्क, दो जो भेद हमारे यहाँ पे ग्रंथ में दिया है, उसके लिए ये दो स्पेसीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटक के अनुसार कुछ नाम हमारे पास है, जैसे कि खदीर के लिए रक्त कंटक और कुब्ज कंटक। कुब्ज मीन्स वक्र, ऐसी अवस्था में जो कंटक है उसको कुब्ज कंटक कहा जाता है, और उसका कलर रक्तवर्णी है, इसलिए रक्त कंटक कहा जाता है। केतकी का जो पत्ता है, पैंडार्नस ओडोराटिसिमस, जिसका नाम केवड़ा जिसे मराठी में हम कहते हैं, उसके पत्ते अगर हम देखें तो पत्तों को कांटे होते हैं उल्टी दिशा में, इसलिए उसको कंटक दल कहा जाता है। जिसके दल को या पत्र को काटे हो, ऐसा कंटक कंट दल, ऐसा केतकी के लिए नाम। कंटक द्रुम शाल्मली के लिए पर्याय है, जिसके एंटायर बॉडी पे कंटक हो, उसको शाल्मली कहा, सॉरी कंटक द्रुम कहा है, शाल्मली के लिए ये पर्याय नाम है। तो ये कांटे वाली जो वनस्पतियां होती है, जैसे शाल्मली है, कंटक द्रुम, ये जब तक छोटी होती है जिसका ट्रंक, तब तक ही इस पे कांटे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे उसका ट्रंक का साइज बढ़ते जाता है, कांटे जो है अंदर छिप जाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म ये प्लांट्स के बारे में देखने को मिलता है। तो इसका रीजन भी है, दो प्लांट की सुरक्षा के लिए की हुई प्लांट ने रचना, खुद की सुरक्षा के लिए उसने कुछ तो उपाय वहां पे, जब तक छोटा होता है तब तक उसको कांटे होते हैं, क्योंकि जब छोटा होता है तब कोई भी जानवर जो है उसको धक्का देके गिरा सकता है। तो खुद की रक्षा के लिए निर्माण किया हुआ एक मैकेनिज्म है ये कांटे वाला। जब वो बड़ा हो जाता है, तब कोई भी जानवर या कोई भी लोग उसको धक्का देके नहीं गिरा सकते, वो स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए उसको कांटे की जरूरत नहीं। तो ये मैकेनिज्म शाल्मली में भी देखने को मिलता है, आसाना जो है ब्राइडेलिया रेटुसा, उसमें भी देखने को मिलता है। जब ट्रंक छोटा होता है तब उसमें कांटे होते हैं, जैसे जैसे उसका सरकमफ्रेंस बढ़ने लगता है वैसे वैसे कांटे उसमें छिप जाते हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया हमें फील्ड पे देखने को मिलता है। तो अलग अलग स्वरूप में इसके ट्रंक अब हम देखें तो ये कैरेक्टर पता चलता है। इक्षुरक जो होता है, हाइग्रोफाइला ऑरिकुलाटा या फिर एस्टेराकैंथा लॉन्गिफोलिया, ऐसे नाम से आपके बुक में ये मिलेगा। कोकिलाक्ष जिसका नाम है, कोकिलाक्ष को चक्रकंटक कहा है। उसके कंटक की रचना हम देखें तो जहाँ पे वो पर्व होते हैं वहां से चक्राकार उसके कंटक का कंटक वहां पे उगते हैं, इसलिए चक्रकंटक ऐसा इसके लिए पर्यायी नाम उन्होंने कहा। कंटक के अनुसार और कुछ नाम हमारे सामने है। अदक कंटक, शतावरी, तीक्ष्ण कंटक, बबूल, कंटकी, खदीर, वार्ता की, गोक्षुर, तीनों के लिए कंटकी नाम। शतावरी के कांटे अगर आप जाके देखो उसके स्टेम के, तो अधक कंटक पीछे की तरह झुके हुए हैं, इसलिए उसको अधक कंटक कहा है। कांड के अनुसार कुछ नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे कि त्रिवृत है, तीन धारा वाला, थ्री एजेस जिसके स्टेम को हो, उसको त्रिवृत कहा जाता है। निशोत्तर के लिए एक नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। या फिर चतुशिरा, फोर बॉर्डर्स जिसे होते हैं जिसके कांड को, उसको चतुशिरा, अस्थि संहारक या अस्थि श्रृंखला, तो ये नाम दिया गया। जिसस क्वाड्रेंगुलरिस, जिसका लैटिन नेम जो है
वो उसी के अनुसार लिखा, क्वाड्रेंगुलरिस। स्टेम जो है क्वाड्रेंगुलर होता है, इसलिए फिशस क्वाड्रेंगुलरिस। सार के अनुसार कुछ नाम हमें मिलते हैं, उसमें जो सबसे पॉपुलर है वो रक्तसार है। रक्त चंदन के लिए ये नाम है, टेरोकार्पस सैंटालिनस। इसका अगर क्रॉस सेक्शन हम स्टेम का निकाल के देखें तो अंदर का जो सारा भाग होता है वो रक्तवर्णी होता है, इसलिए इसको रक्तसार कहा गया। हाँ, ये श्रुव वृक्ष के बारे में जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, श्रुव वृक्ष इस नाम से प्लांट के आइडेंटिफिकेशन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो जो शोधनादि गण संग्रह में श्रुव वृक्ष ऐसा एक नाम हमें देखने को मिलता है तो गण में, तो उसकी टीका करते हुए हेमाद्रि ने डायरेक्टली विकंकत नाम से उसको दिया है, और अरुण दत्त ने उसके स्वरूप के बारे में कुछ वर्णन किया है। तो कंटकी वृक्ष होता है ऐसा उन्होंने कहा है। तो श्रुव वृक्ष को श्रुव वृक्ष क्यों कहा है, उसका अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके उसका ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ चीजें हमारे सामने आती है। श्रुवा का मीनिंग होता है हवन करने के लिए हम जब घृत डालते हैं हवन में, तो वो डालने के लिए जो पालिका होती है उसको श्रुवा कहा जाता है। और जो श्रुवा होती है उसको बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, उन वृक्षों में ये विकंकत का वृक्ष है। तो अलग अलग वृक्ष से बनाई हुई श्रुवा को उस वृक्ष का नाम दिया जाता है। तो ये वैकंकती श्रुवा ऐसा भी उसमें है। तो श्रुवा निर्माण करने के लिए यूज करता है, इसलिए लिए श्रुव वृक्ष ऐसा उसका एक पर्याय है। तो ये एक रेफरेंस भी साथ में दिया है। यज्ञ का ये यज्ञ के वर्णन का एक ग्रंथ है, उसके बारे में वैकंकत श्रुव अप्यस्यैव भेदः, वैकंकत का उल्लेख ये श्रुवा निर्माण के वृक्षों में यहाँ पे किया हुआ मिलता है। तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नाम कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल। नामों का अर्थ हमें ढूंढना है और उस तक पहुंच के प्लांट को आइडेंटिफाई करना। टीका में तो डायरेक्टली दिया है, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग क्या होता है उसके अनुसार भी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन तक हम पहुंच सकते। तो ये उसके यूज के बारे में एक पर्याय है, जैसे कि यज्ञांग या यज्ञीय है, खदीर का जो काष्ठ होता है यज्ञ में इस्तेमाल होता है, इसके लिए उसको यज्ञांग या यज्ञीय कहा है। तो ऐसे उसके ट्रेडिशनल जो यूजेस होते हैं उसके अनुसार भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द्रव्य विनिश्चय के लिए मतलब कैसे करना है, उसका मेथड क्या होना चाहिए, तो एक बुक का नाम उसके लिए बताता हूँ, ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बृहत्त्रयी। ठाकुर बलवंत सिंह जी और सुनेकर शास्त्री, इन्होंने लिखा हुआ एक बुक है ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बृहत्त्रयी। तो उनमें प्लांट का निश्चय करने के लिए उन्होंने कुछ मेथड्स दिए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने तीनों ग्रंथ जो है बृहत्त्रयी जो है उनमें से सारे रेफरेंस को कोट करके उसके बाद उसके जो जो रेफरेंस है स्वरूप के बारे में उनमें देखने को मिलते हैं, उनको कलेक्ट करके कौन सा प्लांट उस नाम से लिया जाना चाहिए उसके बारे में कुछ चर्चा की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किन्ही का एक फोटोग्राफ मैंने देख के रखा है। तो किन्ही का वर्णन कहाँ कहाँ पे आया है बृहत्त्रयी में, उसके कुछ रेफरेंसेस उन्होंने दी। और किन्ही किसे कहना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा नीचे के पैराग्राफ में। तो किन्ही कहाँ पे आता है, वाग्भट के सूत्रस्थान में जो 15वां चैप्टर है शोधनादि गण संग्रह, उसमें अर्कादि वर्ण में श्वेता युग्मम ऐसा एक वर्ड हमें देखते। तो श्वेता युग्मम में से कौन सी दो चीजें श्वेता के नाम से हमें लेनी है, श्वेता और महाश्वेता के नाम से, तो उसका विनिश्चय करने के लिए अरुण दत्त एक कहा किन्ही द्वितीया पालिनी सोनिया ऐसा कहते। तो किन्ही के नाम से कौन सी चीज हमें लेनी है, इसका विनिश्चय अगर हमें करना है तो किन्ही नाम से कौन कौन सी चीजें प्रचलित है, कौन कौन से वनस्पति प्रचलित है, ये हमें देखना पड़ता है। तो एक हमें पता है अपामार्ग का पर्यायी नाम जो है किन्ही है, तो श्वेत अपामार्ग किन्ही नाम से यूज कर सकते हैं।
या फिर दूसरा इन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन उसका किया है वो श्वेत शीर्ष है, अल्बिजिया प्रोसेरा। श्वेत शीर्ष को किन्हीं के नाम से यूज करने का क्या कारण है, उसके कुछ कारण उन्होंने दिए हैं। गुणधर्म जो है अर्कादी गुणों के अनुसार, अर्कादी गण के अनुसार वो गुणधर्म ये अल्बिजिया प्रोसेरा में पाए जाते हैं। स्वतः विषग्न भी है, क्रोमिग्न भी है, तीक्ष्ण भी है, अर्कादी वर्ग के जैसे काम करने वाला, और उसके साथ में ही कई बार लोकल नाम जो होता है, लोकल नाम उसके विनिश्चय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इसको मराठी में किणीचा वृक्ष कहते हैं, किणीचा वृक्ष ऐसा उसका लोकल नाम। इसके लिए ये किणी ही नाम का अपभ्रंश हो सकता है, ऐसा इसका विचार हम करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन तक हमें पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करता है। तो मेथड कौन सा होना चाहिए उसका विनिश्चय करने के लिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें इस पैराग्राफ में मिल सकते हैं। तो ये बुक जो है ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बर्थ, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट बुक। ये कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे दिए है। तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसान होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? तो सबसे पहली चीज है पैशन होना चाहिए। कहाँ पे भी जाओ आपको प्लांट्स ही दिखने चाहिए, ऐसा एक उसके लिए हम कह सकते हैं। तो हम मूवीज देख रहे हैं तो उसमें से प्लांट आइडेंटिफाई कर सकते हैं नहीं, तो कुछ मूवीज में से स्क्रीनशॉट लेके रखें। हमने एक नाम अर्जुन के लिए सुना था, नदी सर्ज। अभी ये जो लोग बैठे हैं वो सूखा हुआ नदी का पात्र है, और बड़े बड़े जो वृक्ष है उसके ट्रंक से हम पता कर सकते हैं श्वेत विटप वहां पे दिख रहा है, नदी के आसपास है, श्वेत विटप है, अर्जुन के पेड़ यहाँ पे हमें पता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हम वो देखते वक्त भी कर सकते। तो हम मराठी में कहते हैं जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी। किसी भी अवस्था में एक ही चीज का आप चिंतन करते रहो तो वो आपको समझने आने के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन में ये एक चीज है। और एक दूसरा एक फोटोग्राफ, एक मांझी नाम का मूवी था, उसमें से एक प्लांट का पिक्चर मैंने कैप्चर करके रखा था। ये गोरक्ष है, गोरक्षी नाम से जो प्लांट हमें मिलता है एडेंसोनिया डिजिटाटा, उसका एक फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके रखा है। तो कहीं पे भी जाओ आपको प्लांट ही अगर नजर आते हो तो उसका आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान में रखने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इतने सारे लैटिन नेम जो है वो आप ध्यान में कैसे रख पाते? तो उसके लिए सिंपल आंसर होता है, आप अगर किसी भी फ्रेंड्स को मिलते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सबके नाम आपको याद रखने पड़ते हैं क्या? तो सामने आने के बाद अपने आप उसका नाम हमारे दिमाग में आ जाता है। तो वैसे ही ये प्लांट्स को आप अगर फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हो, मैं कहीं भी प्लांट्स देखने नहीं जाता, उनसे मिलने जाता, उनको आपकी फ्रेंड्स की तरह मिलने को जाओ, हो सके तो उनसे बातें भी करो, वो आपको खुद की जानकारी दे देंगे। तो ये चीज जो है उनसे जो कनेक्शन होता है प्लांट से, वो आपके आइडेंटिफिकेशन में एक टूल की तरह काम। तो ये चीज जो होता है, मैं प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा अटैच, तो इसलिए ये सारी चीजें कह रहा हूँ। तो ये जो होता है हम मराठी में उसको वेड कहतो, वेड असायला पाहिजे कुठल्या गोष्टीचं, तेव्हा त्या गोष्टी जास्त चांगल्या समजतात। म्हणून ह्या इसलिए ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती। ये कुछ बुक्स है प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए, और भी है लेकिन ये मेरे सामने थे इसलिए उनके फोटो यहाँ पे लिखे थे। औषध नामरूप विज्ञान, मैंने जो कहा था संजय कुमार लाले सर का जो बुक है, 2 पार्ट्स में है। तो जीवंती का जो फोटोग्राफ्स हमने देखे थे, तो हर एक प्लांट के विनिश्चय के बारे में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सीजन के फोटोग्राफ सर ने वहाँ पे कलेक्ट करके उस प्लांट का विनिश्चय करने का प्रयत्न। तो ये बुक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अच्छा है। जंगल ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम से एक प्रदीप किशन जी का बुक मिलता है, वो फील्ड आइडेंटिफिकेशन गाइड के लिए बहुत अच्छा है। उसमें फूलों का एक एटलस है, पेड़ के बार्क का एक एटलस है त्वचा का, उसके बाद
पत्तों का एक एटलस है, फलों का एक एटलस है। तो अलग अलग पार्ट के अनुसार उसके फोटोग्राफ्स कलेक्टिवली वहां पे दिए। तो फील्ड में जब हमें किसी भी वनस्पति का एक आध पार्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल फूल मिलते हैं, तो फूल को उसमें से मैच करके हम देख सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन गाइड के तौर पे अच्छा साबित होता है। ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन ग्रोथ ट्री, ये मैंने जिक्र किया था। आइडेंटिफिकेशन ग्रंथ के अनुसार कैसे करना है, उसके लिए गाइड के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ में ही एक भाव प्रकाश निघंटु का सुनेकर शास्त्री जी जो है, उनका जो बुक है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा है। तो उन्होंने पूरे भारत भर में कौन कौन सी चीजें उस नाम से यूज किए जाती है, उनके ऑप्शंस वहां पे दिए हैं। जैसे कि रासना है, फॉर एग्जांपल, रासना के नाम से देश के अलग अलग हिस्से में हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग लोग कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसकी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन सर ने उस बुक में लिखी है। तो वो भाव प्रकाश निघंटु का जो बुक है वो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए सहायता करता है। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे फ्लावर्स ऑफ सह्याद्री है श्रीकांत इंगड़ हरिकर सर का, वो भी आइडेंटिफिकेशन गाइड के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ बुक्स हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए बाजार में मिलते हैं, लेकिन ये कुछ हमें उसमें से यूज होने वाले हैं। तो हमारा काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? जो चीजें ग्रंथ को अपेक्षित है, जो चीजें चिकित्सा में ग्रंथ को उस नाम से अपेक्षित है, उस द्रव्य तक हम पहुंच सके, इसके लिए ये सारे आइडेंटिफिकेशन टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमने अभी एक ही टूल के बारे में ज्यादा बात की है, वो है द्रव्यों के पर्याय नाम। इसलिए की है कि स्वरूप के बारे में वर्णन, जो हम बोलते हैं कि स्वरूप के बारे में वर्णन ग्रंथ में या ग्रंथों में ज्यादातर नहीं किया है, तो वो जो वर्णन करते हैं स्वरूप है, उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बॉटनी के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रंथ के हिसाब से हमें कौन सी चीज आइडेंटिफाई करनी है, ये इसका अभ्यास पहले करना पड़ेगा। बॉटनी के कुछ कैरेक्टर्स हम ध्यान में रख के उस चीज तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि फैमिली कैरेक्टर्स है, जीनस के कैरेक्टर्स है और स्पीसीज के कैरेक्टर्स, वो हमें जब हम फील्ड पे जाके देखते हैं प्लांट्स, उसके वेरिएशंस हम देखते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है। बॉटनी का अध्ययन अलग से हमें करना नहीं पड़ता, वो अपने आप इसमें कवर हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी, इसमें से कुछ पार्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में जितना मुझे पता था वो मैंने अभी शेयर किया। अगर इसमें कुछ करेक्शंस हो तो आप करेक्ट कर सकते हो। मेरा जो बताना था वो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। सर, देवदत्त सर। ओके, आपका अगर समाप्त हो गया है तो कुछ प्रश्न अगर रहेंगे तो पूछ सकते हैं। जी सर। हमारे साथ अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो जो द्रव्यगुण विषय से संबंधित है। लीला भोर मैडम है, जितेंद्र तपस्वी सर यहाँ दिख रहे हैं मुझे। सर इनसे थोड़ा थोड़ा हाँ बिल्कुल मार्गदर्शन बिल्कुल, अगर मिले तो अच्छा होगा। भोर मैडम को मैं अनुरोध करता हूँ कि कुछ अगर इसमें आप ऐड करना चाहेंगी तो कर सकती है। भोर मैडम। हेलो। हाँ मैडम। हाँ, गौरव सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, और वनस्पति के फोटो के साथ उसका अर्थ और पर्याय, ये जो ग्रंथोक्त जो अनशन मेथड है, वो उन्होंने बहुत सही तरीके से बताई है। मुझे और ज्यादा कुछ ऐड करना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा है कि हर एक वनस्पति के बारे में अगर ले लिया जाए तो 1 2 3 4 दिन भी लग सकते हैं।
तो उन्होंने गाइडलाइंस जो दी है उसके हिसाब से हम अपने अपने तरीके से और भी ढूंढ सकते हैं। हर एक ने ऐसा करके अपनी अपनी एक पीपीटी बना सकते हैं हम, कि हम कायम तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। आपने ये डेकेलिप्टस का प्लांटेशन भी किया है ना, उसके ऊपर अगर कुछ। हाँ हाँ, डेकालिपिस का जो जैसे कड़ू सर ने बताया उनके व्याख्यान में, उन्होंने सबसे पहला किया महाराष्ट्र में, और बाद में उन्हीं से लेकर हमने भी किया था। तो जो बात ये जैसे हेमिडेस्मस जो सारिवा के बारे में जो है ना, उसी तरीके से जो डेकालिपिस है उसके बारे में हमें अनुभव मिला कि उसके भी रूट्स जो है वो बहुत अंदर जाते हैं और बहुत बड़े बड़े घने स्टाउट रूट्स मिलते हैं। वैसे हेमिडेस्मस कमर्शियली लेते नहीं है, क्योंकि वो जो है बहुत स्लेंडर होते हैं और कमर्शियली वो वेट में कम आते हैं, इसके लिए आजकल डेकालिपिस ही लेते हैं ना। तो ये एक बात है। दूसरी है पृश्निपर्णी जो है ना, पिठवन, जो हमने कोकण में उसका प्लांटेशन किया था, तो उसको गुहा करते हैं, गुहा पर्यायी नाम है। तो वो भी है कि वो एकदम स्थिर मूल और बहुत डीप जमीन के अंदर जाते हैं। एक मेरा अनुभव है पृश्निपर्णी के बारे में भी। तो गुहा पर्याय उसी के हिसाब से वो एक सिद्ध हो सकता है। और हमारा जो कोकण में जो हर्बल गार्डन है, वहां पे हमने वो उसका प्लांटेशन किया था। तो वो निकालने के लिए हाथ से निकालना, वो शतावरी के रूट के बारे में भी ऐसा है, और पृश्निपर्णी पे इतने डीप जाते हैं कि वो मुश्किल हो जाता है सच में वो निकालना। 1-2 साल में ही बहुत बड़े हो जाते, अंदर अंदर गंभीर मूल उसके नीचे जाते हैं। ठीक है। तपस्वी सर, हाँ, तपस्वी सर और कुछ। हाँ नहीं सर, सर ने गौरव सर का लेक्चर बहुत अच्छा था। जो कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर ने बताया वो अच्छा है। इसी के ऊपर अगर इसी के ऊपर मार्गक्रमण करे तो अच्छा है। उसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि चक्रपाणी दत्ता's कमेंट्स ऑन ड्रग्स, ऐसा भी एक बुक जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। और डंधना's कमेंट ऑन ड्रग, पीवी शर्मा जी का बुक है, आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन अगर किसी के पास है तो जेरोक्स से ऐसा करके हम ले सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। तो उसमें रेडी मटेरियल जो है वो सब कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और कुछ। मेरी एक क्वेरी है गौरव सर, कि सुरो वृक्ष के बारे में आपने जो बताया है, तो फ्लैकार्टिया की 2-4 स्पेसीज है जिसको तांबट कहते हैं मराठी में, और विकंकत भेद ऐसा चक्रपाणी कहता है। तो विकंकत तो क्षुप जैसा क्षुप स्वरूप गुल्म है, और तांबट जो कह रहे हैं यानी फ्लैकार्टिया इंडिका है, फ्लैकार्टिया जोगोमोनास है, फ्लैकार्टिया लेटिफोलिया है। तो ये इनका जो है वो फ्लैकार्टिया लेटिफोलिया और इंडिका 3 से 5 मीटर तक बड़े होते हैं, और जोगोमोनास है ये 6 से 10 मीटर तक बड़ा हो रहा है। तो इसमें से कौन सा हमने फिक्स करना चाहिए, ऐसा मेरा एक क्वेश्चन है इसके बारे में। क्योंकि स्रो वृक्ष मैंने बहुत सारे ये जो वैदिक लोग रहते हैं जो यज्ञ करते हैं, उनको मैंने पूछा था कि शुरुआत किसकी बनाते हैं, तो वो उन्होंने बताया तांबट की बनाते हैं, मराठी में जो बोलते हैं तांबट। तो तांबट को अभी तांबट करके भी 3 स्पेसीज हमारे सामने हैं। तो उसमें से कौन सी स्पेसीज आपको अगर मालूम रहे तो कृपया बताइए। सर एक्चुअली विकंकत के जो भेद है उनमें से फ्लैकार्टिया इंडिका जो है, तो उनके लिए एक नाम अजयन सदानंदन सर जो है केरल के, उन्होंने उसको अघोरी नाम से एक बार पोस्ट किया था। तो विकंकत के बारे में जो प्लांट्स अलग अलग मैंने देखे थे, एक जिम्नोस्पोरिया सेनेगालेंसिस, ये भी विकंकत के नाम से यूज किया जाने वाला प्लांट है, वो भी बहुत जगह पे मिलता है। तो उसको विकंकत कहा है। और दूसरा जो है फैकोर्शिया की स्पेसीज जो इंडिका है, उसको अघोरी नाम से सर ने एक बार पोस्ट किया था। इसका कारण एक्चुअली मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये
मतलब मेरे पास विकंकत के जो 2 प्लांट सोर्स थे, उसमें फ्लैकोर्शिया की जो स्पीसीज है वो, और दूसरा जिम्नोस्पोरिया रॉथियाना या जिम्नोस्पोरिया सेनेगालेंसिस, ऐसे 2 प्लांट्स विकंकत के मिलते हैं। एक्चुअली सुरवा किसके बनाते हैं वो, उसके बारे में थोड़ा इतना ज्यादा नहीं पता। एक बार वैद्यपाद काळे ने ये पोस्ट किया था, इस सुरवा के बारे में जो वर्णन आया है, तो उन्होंने ये पोस्ट किया था, तो इसी का ये अंश यहाँ पे पोस्ट किया था। इस रुआ वृक्ष से पर्यायी नाम से हम प्लांट तक कैसे पहुंच सकते हैं। एक्चुअली किस स्पेसीज की बनाते हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं। दूसरा एक प्रश्न मेरा है कि स्वर्णक्षीरी के बारे में आपने जो अर्जिमोन मैक्सिकाना जो बताई स्वर्णक्षीरी करके, वो तो इन्वेडर स्पीसीज है ऐसा सब लोग कहते हैं। तो साहित्यिक जो स्वर्णक्षीरी है उसके बारे में हम उसके बजाय ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि अपने आप में वो एक पॉइजनस प्लांट है। सर ठीक से समझ में नहीं आया। ये एग्जोटिक प्लांट है इसलिए नहीं ले सकते ऐसा ये जो प्रश्न है ना? आपने हाँ, दूसरा ऐसा आवाज है सर कि अपने आपकी आप ठीक में से नहीं वो है। विषारी, अपने हाँ आप जी में सर। वो ये है, विषारी है, यानी पॉइजनस प्लांट है। तो जी जो सर। ग्रंथ में स्वर्णक्षीरी करके जो उल्लेख आया है, उसके पर्याय में ये ले रहे हैं या वही है प्लांट, ऐसा मेरा क्वेश्चन। अभी सर स्वर्णक्षीरी के नाम से जो आइडेंटिफाई किया है, मतलब जो हम अभी बुक्स जैसे देखते हैं कि चुनेकर शास्त्री जी का बुक्स है, तो उन्होंने कुछ चीजों के आधार पे वनस्पति का निश्चय करके हमारे सामने पेश किया है। तो बॉटनिकल नेम उसका क्या हो सकता है? तो ऐसे जो जो हम निघंटु ग्रंथ या फिर जैसे वागा देसाई सर का बुक है या फिर निघंटु आदर्श जो है, इन बुक्स में स्वर्णक्षीरी के नाम से अभी अर्जिमोन मेक्सिकाना को निश्चित किया है। तो उसका अगर स्वरूप हम देखें तो स्वर्णक्षीरी पॉइजनस कैसे होता है, तो वो तीक्ष्ण विरेचन करके हनन कर सकता है। ऐसा उसका एक स्वरूप मॉडर्न मेडिसिन में भी देखने को मिलता है कि जो तीक्ष्ण रेचन करने वाले, जैसे जेपाल जो है तीक्ष्ण रेचन करके मारता है, वैसी ही चीज इसके बारे में पॉइजनस इफेक्ट में हम देख सकते हैं। तो उसके अनुसार जो क्षीर इसका जो होता है वो तीक्ष्ण रेचन करने वाला होता है और पीत वर्ण का होता है। अगर हम चरक का महाकषाय देखें, भेदनीय महाकषाय, तो उसमें भी स्वर्णक्षीरी का वर्णन है। तो ये मल का भेदन करके उसका तीक्ष्ण विरेचन करना है, सब ये काम करेगा। तो इनके आधार पे अर्जिमोन मेक्सिकाना को स्वर्णक्षीरी कहा गया होगा, ऐसा एक मेरा मत है, ओपिनियन है। उसके अलावा स्वर्णक्षीरी का ओपिनियन कंकुष्ट के बारे में भी कई जगह मिलता है। कंकुष्ट की जो टीका है कुछ जगह पे, तो उसका एक ओपिनियन स्वर्णक्षीरी भी दिया है। कंकुष्ट के जो अलग अलग ओपिनियंस है, तो उसमें स्वर्णक्षीरी के क्षीर को कंकुष्ट माना है, ऐसा भी एक मत हमें रसशास्त्र के टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो ये सभी को अगर विचार में लिया जाए तो अर्जिमोन मेक्सिकाना को हम स्वर्णक्षीरी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा मेरा एक ओपिनियन था। ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स के बारे में कुछ प्रश्न आया है कि व्हाट आर द ऑथेंटिक वेबसाइट्स यूज्ड फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में तो ऐसा नहीं पता। मेरा जो उसका जो मेथड है कि प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वेबसाइट्स के थ्रू, तो मेरे दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं सामने, जो अनआइडेंटिफाइड अगर प्लांट मेरे सामने हो तो उसमें से कुछ कैरेक्टर्स मुझे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, जैसे कि लीफ का पैटर्न है, फ्लावर्स का पैटर्न है, फ्रूटिंग का पैटर्न है, या फिर उसका होल प्लांट का नेचर है। उसमें से कुछ वर्ड्स मैं सर्च करके देख सकता हूँ गूगल पे, जैसे कि सेसाइल प्लांट्स, ये एक कैरेक्टर हो गया। सेसाइल प्लांट में भी अगर हमें जीनस तक हम पहुंच सकते हैं, जीनस के कुछ कैरेक्टर्स पता हो सकते हैं, जैसे कि सारा का अशोका है, जैसे कि कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस भी सेसाइल।
तो कैलाट्रोपिस जीनस तक मैं पहुंच गया, तो कैलाट्रोपिस सिर्फ ये वर्ड मैं गूगल में डाल दूंगा तो उसमें से कैलाट्रोपिस की सारी स्पेसीज की लिस्ट मेरे सामने आती है, सर्च के जो ऑप्शन आते हैं उसमें। तो मुझे जो चाहिए वो स्पेसीज मैं वहां से सिलेक्ट करके देख सकता हूँ, या फिर एक एक स्पेसीज के फोटोग्राफ निकाल के मेरा प्लांट्स किससे मैच हो रहा है वो देख सकता हूँ। या फिर अगर फैमिली कैरेक्टर्स हमें कुछ पता हो, अगर अगर हमारे सामने अनआइडेंटिफाइड प्लांट्स हो तो फैमिली वाइज हम प्लांट्स देख सकते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली है, प्लांट्स इन लेग्यूमिनेसी फैमिली ऐसा गूगल पे अगर सर्च किया तो सारे प्लांट्स के फोटो आपके सामने आ जाते हैं सर्च में। तो उनमें से हमारा प्लांट्स किसके साथ में मैच होता है वो हम धीरे धीरे उस तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें भी आगे जाके कौन सा जीनस है पता चला, कैसिया का जीनस में ये कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, इसके पत्ते कैसिया के जैसे दिखते हैं या फिर उसके फ्रूट्स कैसिया के जीनस जैसे दिखते हैं। तो कैसिया के जीनस में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं वो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। एक ही वेबसाइट पे ये सभी चीजें आपको मिलेगी ऐसा बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर उसके अलग अलग नामों का विचार किया जाए तो फ्लावर्स ऑफ इंडिया जो है उस पे हमें प्लांट के अलग अलग नाम मिल सकते हैं। एक बार आप उसके साइंटिफिक नेम तक पहुंच गए, लैटिन नेम तक, तो उसको हम अलग अलग भाषा में या संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है उसका वर्ण उसकी जानकारी जो है वो हम फ्लावर्स ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट जो है फ्लावर्स ऑफ इंडिया उसके लिए अच्छी है। सर्च इंजिन्स कुछ एप्लीकेशंस कई लोगों ने बताए थे, जैसे कि पिक्चर दिस जैसा है, तो आप उसमें प्लांट का पिक्चर डाल दो तो वो प्रोबेबल आउटकम्स उसके दिखाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन वो हर बार उतना कारगर साबित नहीं होता, उसमें भी एरर्स बहुत सारे आते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन उतना क्लियर नहीं होता। इसके लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन अलग अलग नामों का अगर जानकारी चाहिए तो फ्लावर्स ऑफ इंडिया उसके लिए अच्छा है। मुझे एक जो वेबसाइट मालूम है वो मैं बता देता हूँ कि envis.frlst.org ऐसी एक वेबसाइट है जो FRLST की वेबसाइट है। उसके ऊपर आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं और उसका जो ड्राई सैंपल है उसका भी फोटोग्राफ आपको मिलता है। envis.frlst ऐसा अगर सर्च करेंगे तो आपको शायद वो मिल जाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि भोर मैडम आपको कुछ मालूम है इसके बारे में, तपस्वी सर और भोर मैडम? हाँ, किसके बारे में सर? हेलो। ये ऑनलाइन अगर कोई सर्च इंजिन या ऐसा कुछ है कि जिसमें से आप आइडेंटिफिकेशन के लिए वनस्पतियों का सर्च कर सकते हैं तो हाँ, आई थिंक फ्लावर्स ऑफ इंडिया, लेकिन तपस्वी सर इसके बारे में ज्यादा बोल सकते हैं। तपस्वी हाँ। सर? नहीं सर, ये दो ही है। बाकी बोटनिकल नेम और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए द प्लांट लिस्ट करके एक है, तो वही पता है, लेकिन उस पे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। आपको डिस्क्रिप्शन और बाकी उसके अदर लिंक्स जो है वो वहां पे मिलेंगे, जैसे ईओएल है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह बाकी सब, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा वहां पे। डिस्क्रिप्शन और ये सब मिल जाएगा। हेलो, एक FRLST जो है ना ऑनलाइन, हाँ अगर हमें कुछ हाँ सर्च करना है या ऑथेंटिसिटी के लिए देखना है तो FRLST में बहुत से प्लांट साइट्स है, तो हम देख सकते हैं उसके ऊपर। हाँ बैंगलोर की जो वो हो गया। FRLST की है। हाँ बिल्कुल। सर एक flickr.com जो है एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है, लेकिन प्लांट्स के फोटोग्राफ्स और उसके जो अलग अलग भाषा के नाम है उसके लिए flickr.com भी एक अच्छी वेबसाइट है। अरविंद सर के भी बहुत सारे फोटोज उसमें अपलोडेड है, तो पिक्चर कट्स के नाम से अरविंद सर के फोटोज वहाँ पे मिलते हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। तो ये भी क्या एक नाम से है? वेबसाइट देखने की flickr.com। नहीं, अरविंद सर के फोटो कौन से नाम से है? नहीं, अरविंद सर के ही नाम से फोटो कट्स ही अरविंद सर का नाम जो है, और ओके उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे
सर आपका कैमरा ऑन कीजिए। एक मिनट है सर। एक प्रश्न आया है कि श्री वेष्टक इस किस प्लांट का पर्याय है और जो दद्रुहर लेप में बताया गया है सहस्रयोग। श्री वेष्टक जो है सरल वृक्ष जो हमें मिलता है इनस रॉक्सबर्ग है जो हिमालयन प्लांट है, तो उसके लिए गंध विरोधा, ये गंध विरोधा जिसको मराठी में कहते हैं, निर्यास जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए श्री वेष्टक ऐसा पर्याय नाम है। एक गंध द्रव्य है, ज्यादातर वो धूपन के लिए या फिर लेपन के द्रव्यों में वो इस्तेमाल होता है। तो हिमालयन प्लांट है। कल उसके बारे में मैडम का लेक्चर है ही, तो ज्यादा जानकारी मैडम से उसके बारे में पता चली है हमें। देवदार के जैसा दिखने वाला, जिसको हिंदी में चीड़ कहते हैं, सरल वृक्ष, तो उसका सिनोनिम श्री वेष्टक है। कल यानी 28 तारीख और 30 तारीख को बहुत बड़ी द्रव्य विज्ञान शास्त्र की फीस्ट है, क्योंकि मैडम हिमालयन प्लांट्स के ऊपर बोलने वाली है, बोर मैडम, और शायद 150 से भी ज्यादा प्लांट्स हमें दिखाई पड़ेंगे हिमालय के, तो वो हमने किसी ने मिस नहीं करना है। अभी शायद प्रश्न खत्म हो गए हैं, तो हम यहाँ समापन कर दें। जी सर। होंगे सर, धन्यवाद। जी सर, चलेगा। आयुर्वेदीय और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन द्वारा कोरोना कालीन लॉकडाउन में आयुर्वेदीय अभ्यास माला का जो आयोजन किया है, उसमें गौरव डोंगरे सर ने आके आपका जो व्याख्यान प्रस्तुत किया है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी है, ऋणी है, और ऐसा सहयोग आप बहुत बार आगे भी देते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज मैं यहाँ ये मीटिंग समाप्त कर देता हूँ। जी सर, जरूर। थैंक यू सर।